ऑलराइट जी, तो आज है हमारा प्रोग्राम बाखबर सवेरा। और बाखबर सवेरा एक तवील अरसे के बाद, यानी कि तकरीबन 30 दिन के जो माह रमज़ान हमारा गुजरा है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे रोज़े मुकम्मल हुए। हाँ जी। वरना 29 का होता है तो खुशी तो बहुत होती है, लेकिन साथ में एक खलिश रह जाती है कि एक रोज़ा और हो जाता तो क्या ही बात थी। तो अब हम वापस आ गए अपने पैटर्न पे। दिन है जुमे का, मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। मैं हूँ आमना खटाना। सबसे पहले आपको मॉर्निंग विश करेंगे, हाँ। क्योंकि आज काफ़ी अरसे बाद जिस तरह से अशफाक बात कर रहे हैं, बाखबर सवेरा अपने टाइम पर हम आ गए हैं, लेकिन ईद स्पेशल भी हमने बड़ा अच्छा किया। हाँ, कितना ही वो मजा आया। तो स्पेशल होता है ना, 10 से 12। उसमें दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन Yeah. ये कि इट वेंट रियली वेल। आई होप कि आप लोगों ने बड़ा एंजॉय किया होगा और आपकी ईद की छुट्टियां भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से गुजरी होंगी, जिनकी गुजरी हैं। हाँ। You know what I mean? लेकिन ये था कि ईद पे गर्मी काफ़ी थी। हाँ। ईद पे गर्मी काफ़ी थी और फिर भी उसके बावजूद सड़कों पर इतना रश था कि लग रहा था कि पूरा कराची या पूरा जो मुल्क है, जो हम फुटेजेस में मनाजिर भी देख रहे थे स्क्रीन्स पर, उमड़ आया बाहर सड़कों पर। अच्छा जी, आपने एक चीज़ नोटिस की है कि आमना खटाना जो है वो बार बार जो है वो अपने बालों को टच करने की कोशिश कर रही है। तो मैं ज़रा इनकी मुश्किल आसान किए देता हूँ। आप भी सोच रहे होंगे कि क्या दिखाना चाह रही हैं। बेसिकली इन्होंने मेहंदी लगाई है। तो वो ईद के अयाम में आपको पता है कि ख़वातीन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि या तो घर में मेहंदी लगाएं या बाहर जाके लगवाएं, और स्पेशली जब आप पैसे खर्च करके लगाएं। और ऐसा कभी कभार हो, मार्क माई वर्ड्स, कि जब ऐसा कभी कभार हो कि आप पैसे खर्च करके मेहंदी लगवाएं, तो क्यों ना उसको दिखाया जाए, क्यों ना उसको फ्लॉन्ट किया जाए। एक तो हाथ ये- पे लगी हुई है। हाँ, एक तो वो हाथ पैसे पे। खत्म हो गए होंगे, वक्त की यानी कमी ख्याल थी। आया होगा कि it's not नहीं, worth it। वक्त की कमी थी। हाँ, ऐसे ही था। और कुछ अगले नहीं। साल उससे भी, लड़की से भी इन्होंने वादा किया होगा कि अगले साल तुमसे मत लगवाऊंगी। तौबा है वैसे। वेल डन आमना खटाना। चले जी, आज बड़े अहम मामला है जिन पर हम बात करेंगे, और सियासत पे भी बात होगी, क्यों? मुल्की मामला पर भी बात होगी। अच्छा, सियासत की बात ना करें तो दर्जा हरारत ही वैसे ऐसा। बिल्कुल। एक तो सूरज सवा नेज़े पे आ गया, ऊपर से ये है कि लोड शेडिंग, और ऊपर से सियासत। की करिए क्या करें, हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पीटीआई की हकीकी आज़ादी की तहरीक का आगाज आज होगा। इमरान खान मियांवाली में जलसे से तहरीक का आगाज करेंगे। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। बैरूनी मुदाखलत पर हुकूमत का इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने कमीशन की मुखालिफत कर दी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद न करने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि फी लीटर पेट्रोल पर 30 रुपए नुकसान है। हुकूमत नाकामी छुपाने के लिए बहाने बना रही है। हम्माद असर का जवाब। पंजाब के 2 शहरों में गैरत के नाम पर भाइयों ने बहनों को कत्ल कर दिया। चीचा वतनी में गैरत के नाम पर और ओकाड़ा में मॉडलिंग करने पर बहनों की जान ले ली। मुल्जिमान कत्ल के बाद मफरूर, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची में ईद पर हैवी ट्रैफिक शहरियों के लिए खौफ की अलामत। रवां बरस 69 शहरी मुख्तलिफ हादसात में अपनी जानें गंवा बैठे, मुतादिद जख्मी हैं। बड़ी तादाद मोटरसाइकिल सवारों की। ऑलराइट, तो आपने टॉप स्टोरीज मुलाहजा कर ली। सबसे पहले हम बात करेंगे। नहीं क्या? की उन्होंने। अच्छा, सबसे पहले हम बात करें मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है, वो दिन ब दिन जिस तरह से मुल्की मौसम है वैसे ही अरूज पर जा रहा है सियासी दर्जा हरारत भी। हम ये देख रहे हैं कि जनाब जलसों का मौसम है, उसके अलावा जो हुकूमत है उनकी जानिब से भी शोला बयानी का सिलसिला जारी है। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब मियांवाली में पावर शो करने जा रहे हैं, जहां पर वो खिताब भी करेंगे। और उनका ये मानना है कि जी मियांवाली ने सबसे पहले उनको सिलेक्ट किया था, इसलिए इस तहरीक का आगाज़ जो है वो बाकायदा मियांवाली से किया जाएगा। चले जी, ये उनकी ख्वाहिश और उनकी सोच है और वो इसी सिलसिले में कदम तो उठा चुके हैं। ये बेसिकली वो तैयारियां हैं जो कि मियांवाली में उनके होम ग्राउंड में। वैसे एक चीज़ सोचते हुए बड़ा वो होता है, मुझे दिक्कत होती है कि कौन से ऐसा मकाम है जिसको होम ग्राउंड ना कहा जाए उनका। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा उनका होम ग्राउंड, इस्लामाबाद में करते हैं तो वो भी ज़ाहिर है। आप ये देखें कि 2018 के इलेक्शन में तकरीबन 4 से 5 हल्कों से इमरान खान साहब कामयाब हुए थे, तो इसके बाद हर जगह उनका होम ग्राउंड ही बनती है। लेकिन मियांवाली की जो बात है वो कहीं और, क्योंकि स्टार्ट आगाज यहाँ से हुआ था। सबसे पहले मियांवाली ने उनको सिलेक्ट किया। हाँ, मियांवाली ने उनका अब ये है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि वजीर इत्तलात और नशरियात हैं, उन्होंने एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात की है। तो क्या उनका मौक़िफ़ था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आशा लगाया हुआ है बैरूनी मुल्क साजिश का। ये जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, ये जो मुल्क को सुबह दोपहर शाम इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, इसका
इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला किया गया है। और वो इंक्वायरी कमीशन जो गैर जानिबदार होगा, जो मुनसिफाना तरीके से इस बात का फैसला करेगा कि ये जो बैरूनी मुल्क साजिश का ड्रामा है, इसके असल किरदार इमरान खान साहब हैं। ये इंक्वायरी कमीशन इंडिपेंडेंट होगा और इसकी तमाम इंक्वायरी पाकिस्तान की आवाम के सामने की जाएगी, ताकि पता चल सके कि मुल्क दुश्मन इमरान खान अपनी झूठी सियासत के लिए, अपनी फरागोगी बचाओ तहरीक के लिए किस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अच्छा, बिफोर यू मूव फॉरवर्ड, मैं एक चीज़ ज़रा उस पर थोड़ा सा चाहूँगा कि हुकूमत वक्त की जानिब से क्लैरिफिकेशन हो। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का भाई इजलास होता है, ठीक है। इजलास के बाद आप लोग एलामिया जारी करते हैं कि उन्होंने रीअफर्म किया है जो पहले की बातें थी, यानी कि मुदाखलत है, साजिश नहीं है। और ये सब उसके अंदर आपके तमाम टॉप एजेंसीज़ हैं, आपकी अफवाज पाकिस्तान के नुमाइंदे और सरबराहान हैं। जब एक चीज़ क्लियर हो गई तो अब आप उसके बाद इस मौक़िफ़ को जारी करने के बाद, उसके ऊपर खड़े रहने के बाद, अब आप कह रहे हैं कि जी हम इंक्वायरी कमीशन, जब एक चीज़ ऑलरेडी आप लोग कह रहे थे कि वो क्लियर हो चुकी है कि मुदाखलत है, साजिश नहीं है, और अब उसके ऊपर आपकी बयानबाजी भी जारी रही। अब अगर आप इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं तो इसका मतलब तो आप इंप्रेशन ये देंगे कि या नंबर वन कि उनकी जानिब से जो प्रेशर था उसके नीचे आप आ गए, या फिर जो वो बात कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि हाँ जी कोई सदाकत नहीं भाई, वो ये कह रही थी कि हम इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं जो इमरान खान साहब को एक्सपोज करेंगे, जो कि साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की साजिश है, लेकिन वो तो मरियम औरंगजेब साहिबा ये कह रही लग जाना चाहिए था। हाँ जी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंक्वायरी कमीशन को मानने से इनकार कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जी हम सिर्फ जुडिशल कमीशन जो आज़ाद अदलिया के तहत होगा उसको कबूल करेंगे, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी वाजे कर दिया कि 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। तहरीक इंसाफ सिर्फ एक ही कमीशन को मानेंगी, आजाद अदलिया के तहत, जो ओपन हियरिंग करेगा। एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद साजिश शुरू हुई। इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से अलहदा करने पर साजिश मुकम्मल हुई। जो TORs काबीना ने दिए हैं उसी के ऊपर इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान को और सदर पाकिस्तान को खत लिखा है। अदालतों को अगर ये इन्वेस्टिगेट नहीं करना तो इससे बड़ा और क्या काम होगा। अदालतें 24 घंटे नहीं, अगर 1 घंटा भी खुले तो उन्हें ये काम सबसे अहम तरीके से करना चाहिए। ऑलराइट जी, तो ये अपना अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ऐसे यही था कि एक तो ये है कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अच्छा, ये वैसे ये भी चीज़ समझने की है कि हमारे जो सियासी रहनुमाएँ अदालतों में जाके बाज़ औक़ात माफ़िया मांग लेते हैं कि जी हमने ऐसा बयान दिया तो हमारी गलती है। आई रिमेंबर कि फवाद चौधरी साहब के ट्वीट्स मौजूद हैं कि जिसके अंदर ये जो फ़ैसला आया था वो अदालतें लगने का और ये सारी चीज़ें, और ये इस तरह से तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से मुताल्लिक, तो उस पर उन्होंने कहा था कि कोई तो वजह है ना कि हमारी अदलिया इस नंबर पे है, कहीं इस नंबर पे ना चली जाए, कहीं आखिरी पे ना चली जाए। और अब जो है वो कह रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन, व्हाट इफ़ दैट जुडिशल कमीशन सेज कि हाँ जी जो था वो ऐसी कोई साजिश नहीं है, फिर बिल्कुल ऐसी है। अब इसी पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि एंकर पर्सन मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद हैं। मारिया, अभी जो हम सिचुएशन देख रहे हैं उस सिचुएशन में PTI अब जिस तरह से तहरीक का आगाज़ भी करी है, आज मियाँ वाली में जलसा भी होने जा रहा है, आप किस तरफ जाते हुए देख रही हैं? इसका दबाव, प्रेशर पड़ेगा और हालात कुछ आगे बदलेंगे? साहब के लिए तो ये जलसे बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि खान साहब जो बयानिया बना रहे हैं साजिश का, मुदाखलत का, उसको उन्हें बार बार अपने वोटर के सामने, और ख़ास तौर पे वो जिनसे मुखातिब हैं ताकतवर हलकों से, उनके सामने बार बार इसके बारे में बात करनी होगी ताकि अवामी दबाव बनता रहे। वो जितने अरसे तक ये प्रेशर रखेंगे तब तक उनके पास जो टेबल पे बैठकर बात करने के लिए लेवरेज बढ़ेगा और ज़्यादा होता रहेगा। सो ये जो जलसे हैं ये एक बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अगर हम कहें स्मार्ट मूव है। इसको जो ये लॉन्ग मार्च पे कन्वर्ट करना, और फिर क्या वो लॉन्ग मार्च फिर कोई धरना होगा या उसके बाद की क्या सूरत हाल होगी ये भी देखना है। लेकिन ऑब्वियसली अपोजिशन के अंदर तो ये सब उनके अपने मुखालिफिन भी मानते हैं कि खान साहब एज एन अपोजिशन लीडर 10 on 10 है। हुकूमत के बारे में आप उनको जितने भी नंबर दे दें, लेकिन बड़ा टफ टाइम दे के रखते हैं। अभी भी देखिए कमीशन अनाउंस करना पड़ा, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहती थी PMLN। हालांकि वो इंक्वायरी कमीशन है, जुडिशल कमीशन नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि खान साहब हर वक्त हर रोज़ जाके ये बात अपने वोटर को और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को बावर कराते हैं, तो फिर रिस्पॉन्ड करना पड़ता है हुकूमतों। एग्जैक्टली, दैट वाज आवर पॉइंट कि वरना क्यों करते। अच्छा, अब ये इंक्वायरी कमीशन आया, अब उन्होंने मुस्तरद कर दिया, तहरीक इंसाफ ने एतराज़ सामने आ गया है, तो अब क्या लगता है क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है आपको? बनाएंगे जुडिशल कमीशन?
देखिए, एक तो जब ये अनाउंस कर रही थी कमीशन, तो उस वक्त मरीम औरंगजेब साहब ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि ये इस कमीशन से हम ये साबित करेंगे कि ये एक झूठ था और इस साजिश का किरदार तो खान साहब थे। सो ऑब्वियसली जब आप इस तरह से टोन सेट करते हैं किसी भी कमीशन के क़याम की, तो ना उसको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मानेगी, ना उसको जो है उसके आउटकम आप पहले से जब अनाउंस कर देंगे तो फिर जो दूसरी अग्रीव पार्टी है वो जाहिर सी बात है कहेगी कि ये एक बदनीयती के ऊपर कायम किया गया कमीशन है और इसके जो नताइज हैं वो कोई भी नहीं मानेगा। जुडिशल कमीशन मांगती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, वो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस वक्त काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं जी कि इनकी ज़िद के आगे हम बार बार क्यों हथियार डालें। आज हम एक जुडिशल कमीशन बनाएंगे, कल उनकी फाइंडिंग को मानने ना माने, फिर कोई एक और इनकी मांग होगी, फिर कोई और एक मांग होगी। तुम खान साहब के बयानिए के उसके ऊपर हम रिएक्टिव सियासत क्यों करें। लेकिन बहरहाल इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि कोई काउंटर नैरेटिव हुकूमत बेहतर तौर पर सामने नहीं ला पा रही, इसलिए आज भी एक सवा एक महीने के बाद उस साजिशी लेटर की, या वो जो भी मुदाखलती लेटर है, उसकी गूंज हमको पाकिस्तानी सियासत में नज़र आ रही है। अच्छा, हमारे इस तरह से फवाद चौधरी साहब भी ये कह रहे हैं कि 20 मई के बाद लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। अब आने वाले दिनों में आप क्या सूरत हाल देख रही हैं? ये जो जिस तरह से इलेक्शंस के कह रहे हैं कि फौरी तौर पे इलेक्शंस होने चाहिए, कुछ सियासी मंजरनामा बदलेगा, जल्दी इलेक्शंस होंगे? देखिए जी, जो भी सियासी मंजरनामा हो, मुझे बहुत 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 ज़्यादा ख्वाहिश है कि ये वायलेंस और केओस पे बेस्ड ना हो। हमारे मुल्क की इकॉनमी, हमारे मुल्क के मसाइल इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मांगते हैं। क्या वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मौजूदा सेटअप के तहत होनी है या नए इंतखाबात के बाद होनी है? ये पावर में जो स्टेक होल्डर्स उनको तय करना होगा। ये 220 मिलियन का मुल्क ऐसे नहीं चल सकता है। रिसोर्सेज की कमी, इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स, ये कब तक इस तरह की पेटी बातों के ऊपर, सियासी इश्यूज़ के ऊपर हम इतने डिवाइडेड होंगे? ख़ास तौर पे जो मईशत के ऊपर जो सियासत की जाती है, खुदा के वास्ते अपने आप को इस वक्त संभालें, मुल्क को केओस की तरफ मत धकेलें। निज़ाम को ख़तरा होगा और अगर निज़ाम बच भी गया तो वो इतना कमज़ोर होगा या वो सोशल फैब्रिक में इतने ज़्यादा जो है वो वीक हो जाएगा कि फिर इस मुल्क को गवर्न करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। तो होश से बैठें और ज़रा बैठकर मफाहमत से तमाम मामला तय करें और इस मुल्क में, इस मुआशरे को इस आग में मत झोंकें। और जी, ये बड़ा अच्छा पैगाम है हमारी अमीमन का कि ऐसा ना किया जाए, ऐसा मशवरा है। और जाहिर है कि जो शख्स पाकिस्तान से मोहब्बत करता होगा वो यही सोचा होगा कि ये इतना क्योटिक सिचुएशंस क्यों है। लेकिन जहाँ तक बात है निज़ाम की, मुझे लगता है निज़ाम नाम के जितने भी लोग हैं वो सारे घबरा जाते होंगे सुन के कि जब पता चलता है उनको कि निज़ाम को ख़तरा है। भाई, निज़ाम एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ। अगर निज़ाम एग्जिस्ट करता हो तो इतना हर मामले के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ ना देखना पड़े, सिस्टमेटिक वे में चीज़ें होती चली जाएं। लेकिन जहाँ पर हर चीज़ में अदालतों को इंटरवीन करके बताना होता है कि हाँ जी ये ऐसे नहीं ऐसे है, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद सो कॉल्ड निज़ाम। आप लाहौर की सिचुएशन, पंजाब की सिचुएशन देख लें ना, जहाँ पर हमजा शहबाज साहब के जो हल्फ वाला मामला हुआ, उसके बाद अब उससे हटके शुरू में तहरीक आदम एतमाद वाला जो मामला था उसके ऊपर जो स्पीकर की रूलिंग थी, जो भी हुआ मतलब नहीं, अब उसमें आप वो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व किया जा रहा है। अब गवर्नर पंजाब ने जिस तरह से आर्मी चीफ को खत लिखा और उन्होंने मुखातिब किया, उन्होंने कहा कि फौज भेज दें यहाँ पर, और क्योंकि ये वज़ीर आला हम नहीं मानते, ये मुसलत किया गया, ये ज़बरदस्ती आकर घुस गए हैं, और इस तरह की सिचुएशन। बहरहाल दोनों पार्टीज़ को थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा और सोच समझ के चलना पड़ेगा आगे। अच्छा, हमने देखा अशफाक, ईद के 3 दिन ख़ास तौर पे पहले हम रमज़ान में भी ये बात करते रहे कि जिस तरह से रमज़ान में हमारा एक पैटर्न लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाता है, जिस तरह से आपका औकात चेंज हो जाते हैं, हम लोग लेट भी बाहर बैठ रहे होते हैं, इफ्तारी से लेके सहरी तक लोग अक्सर बाहर होते थे। उसमें भी हमने देखा कि स्ट्रीट क्राइम्स जो थे उनमें इजाफा हुआ, जो डिकेट थे उनको लूट मार करने का बड़ा मौका मिल गया। उसकी वजह है इसी तरह से उसकी वजह ये है कि जाहिर है कि वो सोचते हैं कि भाई ईद के मौका है, हाँ। लोग वैसे ही खुशहाल होंगे, पैसे होंगे जेब में, कई मकासद हो सकते हैं, ईदियाँ देनी होती हैं, 10 चीज़ें होती हैं, कीमती चीज़ें, फ़ोन लेके लोग थोड़ा सा नमूद नुमाइश की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ईद का टाइम ही ऐसा होता है कि आप फ्लॉन्ट करें। अब उसकी वजह से हुआ ये कि इन्होंने फ़ायदा उठाया। अब जाहिर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे भी थोड़े से रिलैक्स्ड होते हैं ईद के मौके पे। ईद के मौके पे क्या बोलते हैं, रमज़ान में भी ये बहुत सारी सिचुएशंस देखी। तो अलमिया है कि ये इस तरह के वाक़यात रुनमा होते रहे। तो कुछ स्पेसिफिक वाक़यात भी कराची के सनती इलाके में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कार पर फायरिंग के नतीजे में 7 माह की हामला खातून जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। खातून के शौहर के मुताबिक वो अपनी बीवी के साथ कार में गुलशने मेमार रोड से जा रहा था कि रास्ते में डिकेतों ने रोकने की कोशिश की, और जब उन्होंने नीयत भांप ली कि ये कुछ करने जा रहे हैं तो उन्होंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। ऐसे में उन्होंने फायर खोल दिए और 7 माह की जो सवेरा है
उनको पेट में गोली लगी जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गई। इस वक्त सवेरा की गोद में 2 साल की बेटी भी बैठी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि वो महफूज रहीं। और साथ ही साथ उनके जो शौहर हैं इब्रार, वो ये बता रहे हैं कि जी उसे सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल और उसके बाद एक और हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर सहूलियात भी नहीं थी। फिर अब्बासी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से स्टेशन रोड पर वाक़ एक और अस्पताल मुंतकिल किया गया। आप ये देखें, एक ये सिचुएशन और उसके बाद अस्पतालों की क्या सूरत अच्छा, हाल मैं है। आपको एक बात बताऊं, देखें, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी हादसे की सूरत में, और ख़ास तौर पर गन शॉट के बाद एक कैंपेन होनी चाहिए, दैट शुड बी स्टॉप द ब्लीड। मैं हमेशा इस बारे में बात करता हूँ। जब हमारे भाई, हमारे साथी अथर मतीन के साथ ये इंसिडेंट हुआ था, तो सारा कुछ लोग वहाँ पर मौजूद थे, ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी ब्लीडिंग रोकने की कोशिश नहीं की। तो एवरीवन शुड नो कि हाउ टू स्टॉप द ब्लड। पहले हमारा फोकस यही होना चाहिए किसी भी तरीके से। तो उसके ऊपर ये जो हमारे रेस्क्यू इदारे हैं, उनके ऊपर उनको भी कैंपेन चलानी चाहिए। अच्छा, सवेरा जो कि इस वक्त अल्लाह ताला उनके हक़ में बहुत बेहतर करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो हामला भी थी, 7 महीने की प्रेगनेंसी उनकी थी, तो ये एक अलग वो चीज़ है, बच्चे की जान, फिर उनकी अपनी जान, ये बड़ा एक नाजुक मामला है। तो जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, ये भी बड़ा मैटर करता है। तो सवेरा के शौहर अबरार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। अबरार सिद्दीकी साहब, सबसे पहले तो अल्लाह ताला आपके हक़ में बहुत बेहतर करे। हमारी बहुत नेक तमन्नाएं और दुआएं आपके साथ हैं, और ज़ाहिर है कि जिस सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, जहनी कर्ब से भी गुजर रहे होंगे। ये जो अंदोहनाक इंसिडेंट हुआ, इसमें अभी सबसे पहले हमें ये बताएं कि सवेरा की कंडीशन कैसी है, वो ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रात उन्हें वैन से हटा दिया गया है और स्पेशल वार्ड में शिफ्ट किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और वेंटिलेटर से हटा दिया गया है। अच्छा, और बच्चे की कंडीशन कैसी है? शी इज़ प्रेग्नेंट? मेरी बेबी है, एक्सपायर हो गई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। इब्रार साहब, हम इस वाक़े से मुतालिक जानना चाहेंगे कि ये वाक़या एग्जैक्टली हुआ क्या? कि गुलशन मेमार से मैं आ रहा था अच्छा, न्यू कराची की साइड। मेरे जो इन लॉज हैं वो वहाँ रहते हैं। अच्छा। ईद का फर्स्ट डे था, तो एक एरिया है, उस वक्त मुझे उसका नाम भी अजीब सा ही जी, लग जी। रहा है। तो उस हमें 4K चौरंगी की सिंधी होटल की तरफ आना था। जी 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 जी। तो एक रोड है जो आगे से जाके बंद है, जहाँ ये इंसिडेंट हुआ है, और वो वैसी डेंजरस है, बस पता नहीं मुझसे क्या गफलत हुई कि मैंने गाड़ी वहाँ दौड़ा दी। उन्होंने आपको तो- रुकने के लिए कहा था, या इशारा कर रहे थे, खड़े हुए थे, या फॉलो किया था आपको? देखिए, आप खुद अगर फिजिकली वहाँ का विजिट करेंगे तो आप अगर ना भी रुकना चाहें तो वहाँ इतने खड्डे हैं उस टर्निंग पर कि आपको रुकना ही होगा। जाहिर है। लेकिन अमूमन चूंकि मेरा ऑफिस भी वहाँ उसी एरिया में है, गुलशन मेमार की बैक साइड पर है, हाँ हाँ। तो मैं स्पीड में ही जाता हूँ। उस वक्त मैं वाकई स्पीड में ही था, क्योंकि थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया था, हाँ हाँ हाँ। फिक्र भी थी। तो उस टर्निंग पर मैं जैसे ही आया हूँ तो ये सामने बाइक पर एक बंदा बैठा हुआ था और एक खड़ा हुआ था। ओके। उसने मुझे इशारा किया, लेकिन मेरी गाड़ी स्पीड में थी। अगर मैं उसे रोकता तो यकीनन मेरी गाड़ी टकरा जाती? बिल्कुल टकरा जाती या उलट जाती। ठीक है। तो उसने एक हाथ से इशारा किया रुकने का, और दूसरे हाथ से उसने बस कोई उसने वो नहीं किया, इंतजार, और फायर किया। जब फायर किया तो मैंने गाड़ी सीधे उसकी तरफ और स्पीड करके चलाने की कोशिश की ओह। कि मैं बच जाऊं। मैंने उसे पूरी तरह हिट करने की कोशिश की, बट वो उसको थोड़ा बहुत हिट भी हुआ होगा, यकीन हुई होगी गाड़ी। अच्छा। और पर स्पीड में मैं भागा हूँ, और उसने पीछे से वो उसका जो दूसरा साथी था मुस्तकिल फायर किए, 6 बुलेट फायर किए मेरी गाड़ी के अच्छा। ऊपर। कि मैं बैठा हूँ, मेरी वाइफ बैठी है पीछे, उनके माँ बाप बैठे हैं सीट अच्छा, पर। पीछे माँ बाप भी बैठे थे? अच्छा जी जी, वो भी बैठे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो अल्लाह ने पता नहीं किस तरह इन लोगों को बचाया। वो फायर डायरेक्ट अच्छा। उसने मेरे सीने पे मारने की कोशिश की, जो मेरी वाइफ को लगा पेट हाँ। में। अच्छा, ये पहले बुलेट लग गई थी उनको जब पहले वो रोकने की कोशिश में कर रहे थे, या बाद अज़ा जब उन्होंने फायर पहला किया? ही बुलेट उनको, आई थिंक पहला ही बुलेट उनको, क्योंकि दूसरा जितने बुलेट्स हैं वो अंदर नहीं आए गाड़ी अंदर, में। अंदर आए होते तो पीछे मेरे ख्याल में उनके पेरेंट्स को खुदा न खास्ता लगते। वहाँ भी कुछ ना कुछ होता। अच्छा। लेकिन ये पहला ही बुलेट था जो अंदर आया है, और सीधे उसके पेट पे लगा है। और वो भी जब वो चीखी है, मैंने पूछा कि किसी को कोई लगी तो नहीं है, तो उसने बोला मुझे गोली लगी है। अच्छा, उसके बाद एक और अलमिया ये कि उससे थोड़ा सा आगे एक हॉस्पिटल है अल्लाह वाली पर, अच्छा। जहाँ मैं फर्स्ट एड लेके उसको खुद पहुंचा हूँ।
अच्छा वो हॉस्पिटल वाले भाग गए कि अच्छा हमारे पास कोई सहूलत नहीं है, आप यहाँ से ले जाओ इसको, सिंध गवर्नमेंट लेके जाओ। फिर सिंध गवर्नमेंट में भी सन्नाटा था, उन्होंने एक पट्टी बांधी ताकि ब्लडिंग रुक जाए, ब्लडिंग बहुत हुई है। उसके बाद दोबारा मैंने उसको गाड़ी में डाला है और अब्दैन अब्बासी लेके गया हूँ। फिर अच्छा उन्होंने क्या कहा? अब्बासी में उन्होंने मेजर ऑपरेशन किया है, उसी वक्त वहाँ उन्होंने बेबी रिमूव किया है। अच्छा। बेबी मेरे हाथ में दे दिया, अल्लाह। उसकी मैंने जाकर उसको दफना दिया बापोश कब्रिस्तान में। अब्रार भाई अल्लाह आपको हौसला दे। यकीन करें कि हमारे खुद रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के, और जाहिर है कि आप इस वक्त डबल एक मुसीबत के शिकार हैं, तकलीफ का शिकार हैं। आपकी अहलिया जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हैं, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में थी। अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें वेंट से हटा दिया गया, लेकिन कितनी एंटिसिपेशन होती है इस वक्त की, आप एंटिसिपेट कर रहे होते हैं ऑफ अ चाइल्ड बर्थ, और ऐसे में इस सूरत हाल से गुजरना। तो अल्लाह आपको हौसला दे, बिल्कुल अल्लाह आपको और हिम्मत हमारी दे, दुआएं हौसला आपके दे साथ हैं। तकलीफ से और ये गुजरने। वाकई अलमिया है कि आप लेके जाएं, खुदा पहले तो ऐसे नागहानी कोई आफत आ जाए, फिर उसके बाद हॉस्पिटल ले जाने के लिए भागते फिरें और आपको वक्त पे जो है वो मेडिकल केयर भी ना मिल सके। चले, इब्रार सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और मुतासरा फरीक हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कामिल आरिफ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और स्टोरी को कवर भी करें, उनसे सूरत हाल जानते हैं। कामिल, जिस तरह से हम पहले ये देखते थे कि चले पहले लूट मार की जाती थी, थप्पड़ वगैरह मार दिया जाता था, फिर हमने देखा कि उसके बाद ट्रेंड बदला, अब डायरेक्ट गोली मार दी जाती है, जान ले ली जाती है। अब जिस तरह से वो भी बता रहे हैं कि 6 गोलियां फायर की गई, देखें क्या सिचुएशन बन गई इसमें ना बड़ी हौलनाक किस्म की सूरत हाल है शहर के अंदर, और उसमें ये कि क्राइम वायलेंट हो रहा है। अब सवाल ये कि क्राइम वायलेंट क्यों हो रहा है, क्रिमिनल गोली क्यों चला रहा है। जैसे आपने वारदात की बात की, तो पहले आप ये कह सकते हैं कि पहले वारदात में बड़े सिलेक्टेड किस्म के लोग आते थे, वो बड़ी प्रोफेशनल तरीके से वारदात करते थे। अब ये यंगस्टर्स हैं, अब ये यंगस्टर्स क्यों आ रहे हैं वारदात करने के लिए, ये इसमें ज़्यादातर वो यंगस्टर्स हैं जो बेरोज़गार हैं या वो हैं जो किसी ना किसी तरह से कोई नशे के आदी हो चुके हैं। अब उन्होंने शाम में नशे की अपनी जो डिमांड है उसको पूरा करना है, अब उसके लिए उन्होंने वारदात करनी है, रोज़गार उनके पास है नहीं। अच्छा, वो क्या करते हैं, नशे की हालत में होते हैं, उनको नशा चढ़ा हुआ होता है, वो हाई होते हैं, या तो वो नशा करके निकलते हैं या उनको नशे की उस टाइम पे नीड होती है, तो वो दोनों सूरतों के अंदर फ्रस्ट्रेशन अपनी होती है, तो वो वायलेंट होते हैं, उनको पता नहीं चलता। और ऐसे कितने क्रिमिनल्स हैं, मेरे साथ खुद एक दफ़ा वारदात हुई, उस क्रिमिनल को नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, मतलब वो गोली भी चला देगा तो उसे पता नहीं चलेगा, जब वो होश में आएगा तो उसे पता चलेगा अच्छा मैं किसी की जान ले चुका हूँ। ठीक है, एक बात तो ये। फिर दूसरी बात ये है कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली कराची में बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग पाकिस्तान के दूसरे शहरों से ट्रैवल करके आ रहे हैं, जो कराची के आउटफिट एरियाज़ में रह रहे हैं, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि स्लम्स एरियाज़ के अंदर रह रहे हैं। वो स्लम्स एरियाज़ जो हैं वो कराची में क्रिमिनल्स के हब बनते चले जा रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा, क्रिमिनल क्यों बन रहे हैं, क्योंकि वो वहाँ से आया रोज़गार कमाने, अब यहाँ रोज़गार तो मिल नहीं रहा, जो वहाँ फैमिली है उसको उसने पैसे भेजने, यहाँ पे एक बंदा उसको मिल जाता है जो उसको ईजी मनी का रास्ता दिखाता है कि आओ यार चलते हैं, ज़रा एक मोबाइल छीन के आते हैं और तुम्हारा भी गुजर बसर हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। इस पे मैं मजीद भी आपसे बात करूंगा, लेकिन ये जो केस है इससे मुताल्लिक एक तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती हैं ना। मसला ये है कि हमारा वो अपने डोमिनो इफेक्ट सुना है ना, कि उसमें होता ये है कि जब आप जैसे ही जाके देखते हैं, इवन अच्छे से अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में आप इमरजेंसी के दौरान ले जाएं तो बड़ी मुश्किल आती है। देखें, इसके ऊपर रोलिंग मौजूद है, कानून मौजूद है, इसके ऊपर अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि कोई भी जख्मी आएगा अब उसे पुलिस केस बना के रेफर नहीं करेंगे, उसे पहले फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करेंगे। कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल है, मैं ये कहूँगा इनके वालिद साहब को कि ये मशवरा दूंगा कि ये उसके ऊपर भी FIR कटाएं, और अगर ये नहीं कटाते तो पुलिस को ऑटोमेटिकली इसके ऊपर FIR रजिस्टर करानी चाहिए। FIR अभी तक रजिस्टर्ड नहीं। देखिए, इन वाक़े की तो मुझे नहीं पता कि अभी तक इनके वाले साहब ने कराई है नहीं कराई, लेकिन इंसिडेंट तो रिपोर्ट हो गया ना। अच्छा, नहीं, इसके अंदर इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि ये बाकायदा कवानीन में मौजूद है कि जब आपके पेट में जो बच्चा है उसकी उम्र 7 माह हो जाए, कत्ल है ये, तो ये कत्ल का मुकदमा, ये कत्ल है, ये कत्ल का मुकदमा होगा। ठीक है, इसमें बिल्कुल ये कत्ल का मुकदमा होगा, क्योंकि उसके बाद उसके सर्वाइवल के चांसेस नहीं जी, बिल्कुल ये कत्ल का मुकदमा होगा। इसमें तो दूसरी राय नहीं है। ठीक है जी, डकैती के दौरान मुज़ाहिमत पे एक बच्चे के मर्डर का मुकदमा होगा इसके ऊपर, वो 302 उसमें ऐड होगी। फिर दूसरी बात ये रही कि ईद के जो 3 दिन रहे कराची के अंदर, उसमें अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ हादसात हुए, जिसमें तकरीबन जो है पहले दिन 8 लोग एक्सीडेंट्स में एक्सपायर हुए, फिर दूसरे दिन 5 लोग एक्सपायर हुए, इसी तरह 6 लोग एक्सपायर हुए। फिर इसी तरह से डकैती मुज़ाहिमत पे नाज़िमाबाद में एक और शहरी की जान गई। अच्छा, एक बंदा उसके साथ इंजर्ड हुआ। फिर उसके बाद मुआजकोट और बल्दिया टाउन के इलाके में लोग डकैती। लेकिन कामिल भाई, एक चीज़ है, देखें, मुज़ाहिमत के मामले पे तो हम वैसे भी कहते हैं कि मुज़ाहिमत ना करें, ज़िंदगी से बढ़ के कुछ नहीं होती, लेकिन मुझे एक बात ज़रा समझाएं आप खुद भी कि आप इस सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में रात अंधेरा ट्रैक है, वहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हो,
और आपने उनको इंगेज नहीं किया, आपने निकलने की कोशिश की तेज रफ्तारी से कि चलो मैं निकल जाऊंगा। रुकने की सूरत में आपको नहीं मालूम कि वो रकम देखिए दोनों सीटों में रिस्क था ना उसके लिए, तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, आपके पास ऑप्शन क्या था? दूसरी बात उन्होंने जो शुरू बात यहाँ से की कि अब इसमें आप ये देखें कि पुलिस का तो चले अपना क्राइम कंट्रोल करना एक रोल है ना, लेकिन टूटी हुई सड़कों का क्या किया करें? अगर टूटी हुई सड़क ना होती, उधर वो बम्पी रोड ना होता तो वो निकल जाता, वो निकल जाता। और चीज भी, अच्छा, उन्होंने विकेट किधर लगाई, उन्होंने रोकने की कोशिश की, जब जहाँ गाड़ी स्लो हो रही है, जहाँ उनको पता है कि गाड़ी में गड्ढे पड़े में, और ये पूरी कराची का अलमी है कि आप कराची में कोई एक सड़क नहीं है जो सही है। और एक और चीज भी है ना कि आप ये देखें कि वो अपनी गाड़ी में अपनी हामला बीवी को बिठा के, उस सूरत में कहा जाता है कि गाड़ी स्लो ड्राइव करें, एहतियात करें, उस सूरत में भी उनकी जान को बचाने की खातिर वो बंदा तेज कर रहा है कि किसी तरह से जल्दी से इस मुश्किल ट्रैक से बिल्कुल ऐसे ही। और तो ये तो FIR तो फिर हुकूमत के अगेंस्ट बनती है। ये बिल्कुल जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ जिन्होंने बजट अप्रूव किया हुआ है या बजट दबा के बैठे हुए हैं, ये अब देखें होना तो बहुत कुछ चाहिए, लेकिन बात ये हम तो अपना आवाज़ उठा सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि ये इस वजह से हो रहा है। कराची में इस टाइम पे जितने भी आप इलाके ले लें, हम उसमें क्या नाम लूँगा, पूरा कराची की हालत सभी जानते हैं, एक सड़क भी आप बता दें जब प्रॉपर बनी हुई हो। अच्छा, कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के जो पॉइंट्स हैं आप उनको देख लेंगे, जब हम उनका ग्राफ के ऊपर देखते हैं तो वो वही पॉइंट्स हैं जहाँ जहाँ सड़कें टूटी हुई हैं या जहाँ पे नाले बह रहे हैं, तो स्ट्रीट क्रिमिनल्स उसी जगह को जो है वो टारगेट करते हैं क्योंकि वो इजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और उनको पता है कि पुलिस ने तो कुछ करना नहीं है, क्योंकि इन 3 दिनों में, क्योंकि ईद का इवेंट था, तो कोशिश करनी चाहिए थी कि ज़्यादा सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होती। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। ऑलराइट जी, एक बार फिर से आपका खैर मकदम करेंगे। अब जिस हम मामले पर बात करने जा रहे हैं वो बड़ा कंसर्निंग है। वो ये है कि सिंध में पानी का बहरान एक बार फिर से सर उठाने लगा है, और इसकी बड़ी वजह यह है कि सक्खर, गुड्डू और कोटरी बैराजेस हैं, उनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। अच्छा, जो इस हवाले से इंचार्ज कंट्रोल रूम सक्खर बैराज हैं वो ये कहते हैं कि तीनों बैराजों को पानी की मजमूई तौर पर 40% से ज़ायद कमी का सामना है। वज़ीर माहौलियात जो हैं वो सिंध के इस्माइल राहू साहब, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि भाई ज़ेर ज़मीन पानी आप लोग कम इस्तेमाल करें, और उन्होंने मज़ीद कहा कि पानी की मुसलसल कमी से सिंध के जनूबी इलाकों का ज़ेर ज़मीन पानी जो है वो नाकाबिल इस्तेमाल हो चुका है, और ये बड़ा एक कंसर्न है। अब ये देखें कि गर्मियों के महीने में अमूमन ये होता है कि वो ग्लेशियर्स वगैरह जब पिघलना शुरू होते हैं तो जो दरियाएँ हैं उनमें पानी की सूरत हाल बेहतर होती है। अब इरसा की जानिब से भी बयान सामने आया था, उसमें उन्होंने कहा कि जो सिंध को जो पानी हम देते थे उसको अब हमने डबल कर दिया है, उसका हिस्सा बढ़ा दिया है। आई एम श्योर उसका स्टेटमेंट भी हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ लेकिन फिर भी मसाइल तो हैं, क्यों हो रहे हैं, ये एक अजीब बात। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। ये कहिएगा, जिस तरह से हम ये बात करें कि सिंध में 3 बैराजेस ऐसे हैं जहाँ पर 40% पानी की कमी का सामना है, क्या रीज़न है इसकी? इस वक्त पानी की शॉर्टेज बिल्कुल है, और पाकिस्तान जो इफ्ता कहती है कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 36% जो है वो पानी शॉर्टेज है। तो हमारा सिर्फ मुतालबा फेडरल गवर्नमेंट से ये है कि 36% जो शॉर्टेज अगर पूरे पाकिस्तान में है तो उसकी डिवीजन भी उसी तरीके से हो। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सिंध को 42% जो पानी सिंध के हिस्से का है उससे कम मिल रहा है, और जो कि हमें पूरा मिलना चाहिए, लेकिन अगर 36% शॉर्टेज इफ्ता कहती है तो सिंध को भी 36% ही शॉर्टेज होनी चाहिए इफ्ता के मुताबिक, लेकिन सिंध में 42% शॉर्टेज है। और जो पंजाब में भी इस वक्त जो शॉर्टेज चल रही है वो भी 36 होनी चाहिए, लेकिन पंजाब में इस वक्त जो पानी दिया जा रहा है, जो उनका जो देना चाहिए, उसमें 34% शॉर्टेज है। तो वो नज़ला भी सिंध पे कर रहा है। तो हमारी गुजारिश यही है प्राइम मिनिस्टर साहब से और वफाकी हुकूमत से कि सारे सूबों के साथ एक जैसा ही सुलूक होना चाहिए, और क्योंकि पानी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जो ये पानी जो आता है पाकिस्तान का, ये जो सिंध में आता है, यही पानी एग्रीकल्चर में भी यूज़ होता है, और यही पानी एज ए ड्रिंकिंग वाटर भी देही इलाकों में इस्तेमाल होता है। तो इस वक्त वहाँ पे बहुत क्विड शॉर्टेज है, जिसकी वजह से ज़रूरी जो है एक बहुत बड़ा एक सैलाब पैदा हो सकता है। अच्छा, वाक़ईतन ये बात तो अपनी जगह जगह सही है कि अगर जिस तरह से कहा जा रहा है वज़ीर जो सूबाई वज़रा की जानिब से कि ये इशू है कि जहाँ पर 2.4 मिलियन एकड़ फिट मिलना चाहिए वहाँ पर 1.3 मिलियन एकड़ फिट मिल रहा है, तो ये फसलों को, खरीफ की फसल को नुकसान हो सकता है। लेकिन विफाक में भी आपकी ही हुकूमत है, तो कोई बात चल रही है इससे मुतालिक? देखिए जी, मैं ब्लेम गेम नहीं कर रहा कि कोई जिम्मेदार नहीं है, मैं तो अपील कर रहा हूँ, और ज़ाहिर है ये चीफ मिनिस्टर साहब भी प्राइम मिनिस्टर साहब से बात कर रहे हैं,
और भी हमारे जो महकमे हैं, इरिगेशन मिनिस्टर जो हैं, वो भी उसमें अभी मेहनत कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि जी हमें अकॉर्डिंग टू वाटर अकॉर्ड जो है 91 का, उस हिसाब से हमें सबको पूरे पाकिस्तान के हर सूबे को उसी तरीके से डील किया जाए। मतलब वफाक में हम लोग कोलिशन पार्टनर हैं, लेकिन जाहिर है अगर कहीं भी इशू होगा तो हम उसको हाईलाइट जरूर करेंगे। अच्छा शर्जील साहब, जिस तरह से सिंध में हम देख रहे हैं कि जो वहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी मुतासिर हो रही है, तो वहाँ के जो बासी हैं वो काफ़ी परेशान हैं। अब इस सूरत हाल को देखते हुए आप क्या समझते हैं, कितना ख़तरा लाहक है ज़रूरी मईशत को? देखिए जी, ये बहुत बड़ा खतरा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। अगर क्योंकि हमारा पूरा पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, और हमारी बहुत सारी फसलें जो हैं वो सारी डिपेंड करती हैं इसी ज़राअत पर, और ज़राअत जो पेश करती है वो करती है पानी पर। तो अगर पानी होगा तो लोग फसलें उगा सकेंगे, अगर पानी नहीं होगा तो ना सिर्फ ये फसलें नहीं उगेंगी, लेकिन जो उन फसलों पे इन्वेस्टमेंट की हुई है उन किसानों ने, उन काश्तकारों ने, वो उनका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और जो हो रहा है, ये नहीं बल्कि कल अगर पानी आ जाए तो नुकसान ख़त्म हो जाएगा, नुकसान होना शुरू हो गया। तो और वैसे ही हमारी मुल्क की इकॉनमी जो है वो फ्रेजाइल है, काफ़ी उसमें इशूज़ चल रहे हैं। जो प्रीवियस गवर्नमेंट जो हैं वो भी जो कारनामा करके गई है पीटीआई की गवर्नमेंट, उस वजह से वैसे मईशत का बुरा हाल है। तो उसमें ये एक और सेक्टर जो वो भी अफेक्ट होगा। लेकिन हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट अपील भी है और हम बातचीत भी कर रहे हैं, सिर्फ स्टेटमेंट्स के हद तक नहीं है कि जो हमारा शेयर है वो 91 अकॉर्ड के हिसाब से हमें पूरा दिया जाए। ठीक है जी, शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। और वज़ीर इत्तलात, अच्छा ये एक मसला है कि जो हमेशा इसके ऊपर सूबे आपस में थोड़ा सा मुहाज़ारा नज़र आते हैं, क्योंकि पानी उस तरह से हमने कभी सोचा नहीं कि भाई मंगला और तरबेला के बाद कोई बड़े डैम बने। वो काला बाग का था, वो सियासत की नज़र हो गया। अच्छा, उसके बाद हाँ दयामिर भाषा डैम की बात करें तो वो अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो 2008 से स्टार्ट अगर होता तो 2014 तक बन जाता। उससे वाटर नेविगेशन और ये सारी चीज़ें इश्यूज़ काफ़ी सॉल्व हो जाते, पुराने डैम्स की उम्र बढ़ जाती और ये मसाइल का सामना ना करना पड़ता। वो कोई 350 डैम बने तो थे तहरीक इंसाफ के दौर में। हाँ वो बनने थे, फ़ायदा नहीं उठाया उससे। आप 5 साल पूरे कर रहे थे तो शायद बन जाते। तो 50 तो 150 200 तो बना लेते कम से कम। लेकिन बहरहाल अपनी अपनी तरजीहात हैं। अब ये है कि मसाइल का सामना है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो सिंध का हिस्सा बढ़ाना चाहिए, और जो 1991 का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का अकॉर्ड है उसके मुताबिक पानी की सप्लाई हो जाए, ताकि ये इश्यूज़ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और जनाब 2022 आ गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रीत रवायात, जो जिस तरह के क्राइम्स हम पुरानी सदियों में देखते थे वो अब तक चले हुए आ रहे हैं। जैसे ऑनर किलिंग की बात करें तो आज से नहीं, ये कई ज़माने गुजर गए, ये मसला जूं का तू है। और ख़ास तौर पे हम ये देखते हैं कि पंजाब के जो शहर है वो इससे काफ़ी मुतासिर है। अच्छा, ये वैसे गैरत के नाम पे ना, ये बेगैरती के नाम पे आप कत्ल करते हैं। मतलब आपको कोई हक़ नहीं है कि आप किसी दूसरे इंसान की जान लें। नो वन हैज़ गिवन यू दिस राइट। हर इंसान का अपनी ज़िंदगी गुजारने का एक उसूल है, एक तरीक़ेकार है। अगर आपको कोई वो है एतराज़ है तो आप बात कर सकते हैं, या फिर वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों में आज़ाद है। रियासत उसको ये हक़ दे रही है। हाँ। और आप जो हैं वो पता नहीं कौन होते हैं ये किसी से उसकी ज़िंदगी का हक़ छीनने वाले। गैरत के नाम पर अगर आपने कत्ल करना है ना, तो आप ऐसे लोगों को कत्ल करें जो जिन्होंने ज़ैनब जैसी बच्चियों का जो रेप करते हुए आ रहे हैं। हाँ। ऐसे इंसानों को जो है उनको मौत की घाट उतारा जाए, वो काम करें। लेकिन जनाब पंजाब के 2 शहरों में गैरत के नाम पर 2 बहनों को उनके सगे भाइयों ने कत्ल कर दिया। पहला जो वाक़या है वो चीचा वतनी के नवाही इलाके में पेश आया, जहां भाई ने गैरत के नाम पर अपनी बहन को कत्ल किया, जबकि ओकाड़ा में भाई ने मॉडलिंग करने पर अपनी बहन को कत्ल कर दिया। और पुलिस के मुताबिक 22 साला सिद्रा फैसलाबाद में मॉडलिंग करती थी। वाक़े का मुकदमा भाई के खिलाफ अब दर्ज कर लिया गया है। लेट्स सी अब क्या होता है आगे, क्योंकि पुलिस के मुताबिक मॉडलिंग करने वाली लड़की के भाई हमजा को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। हम कर सकते हैं ना कि क्या होता है। ये वही नतीजा निकलेगा मुबैना तौर पर, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि वो फिर कंदील बलोच वाले जो मामले में हुआ था कि 2 साल मुकदमा चला, उसके बाद जी कहा कि जी माफ़ कर देते हैं। वो कहते हैं एक बच्चा तो गया, दूसरे को बचा लो। जी, तो इसी तरीके से होता है। तो ये सो कॉल्ड जो भाई है ना, ये फिर इस तरह से बच निकलते हैं और फिर रावी चैन ही चैन लिखता है। अच्छा, इस वाक़या की तफसीलात क्या हैं, ओकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मलिक जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, ये जो ओकाड़ा में सिद्रा के साथ ये जो वाक़या पेश आया है, इसकी क्या अभी तक तफसीलात आप तक पहुँची हैं? ये क्यों हुआ ये वाक़या? बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या ओकाड़ा के गांव 5-1R में गुज़श्ता रोज पेश आया, जहां पर भाई ने गैरत के नाम पर फायरिंग करके मॉडल बहन को कत्ल कर दिया। मॉडल सिद्रा खालिद ने कुछ अरसा से फैसलाबाद में मॉडलों का पेशा इख्तियार कर रखा था।
वो चंद रोज कबल अपनी फैमिली में ईद मनाने के लिए अपने घर गांव उकाड़ा आई हुई थी। गुज़िश्ता रोज मॉडल सिद्रा को उसके वालिद खालिद महमूद और वालदा अनवरी बेगम ने उसे समझाने की कोशिश की कि इनके खानदानी रस्म रवाज में बच्चियों का मॉडलिंग में जाना मजूब तस्वर किया जाता है, मगर सिद्रा ने वालिदैन की बात मानने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अगले रोज वापस चली जाएगी। मॉडल सिद्रा के भाई हमजा ने दरमियानी शब जब अहले खाना सोए हुए थे ने अपने वालिद खालिद महमूद का घर में पड़ा हुआ लाइसेंसी पिस्टल उठाया, फायरिंग करके मॉडल बहन को कत्ल कर दिया। फायरिंग की आवाज पर लोग इकट्ठे हुए तो गैरत के नाम पर कत्ल करने वाला कातिल भाई फरार होने में कामयाब हो गया। मुकदमे का क्या हुआ, अभी गिरफ्तार हुआ या नहीं हुआ? थाना सिटी नालाकोट SHO जो मौका पर पहुंच गए थे, उन्होंने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया। मकतूला मॉडल सिद्रा खालदा की वालदा अनवर बेगम की मदय्यत में थाना सिटी नालाकोट में कातिल बेटे हमजा के खिलाफ बजुर्म अच्छा, वालिदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में मदय्या अनवर बेगम ने मौकफ तैयार किया है कि इनका बपर्दा घराना है, उनकी बेटी ने खानदानी रस्म रिवाज के बरक्स मॉडलिंग अपनाई जिससे उनके बहन भाइयों और फैमिली मेंबरान को बरादरी में नमोशी का सामना उठाना पड़ रहा था। इस वजह पर उसके बेटे हमजा ने बहन को कत्ल कर दिया। DPO उकाड़ा फैसल गुलजार ने कातिल हमजा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की स्पेशल टीम तश्कील दी थी। उन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का टारगेट दिया। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी से मुलजिम को वारदात के 20 घंटे के अंदर छापा मारते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम हमजा ने इब्तदाई तफ्तीश में मॉडल बहन सिद्रा के कत्ल का इतराफ करते हुए पुलिस को बताया कि उसे बहन को कत्ल करने की कोई परेशानी नहीं, उसने इलाका में कीनों अजीजों कारब के तानों से तंग आकर ये इंतहाई कदम उठाया। मुलजिम हमजा का कहना था कि इसका ज़मीर मुतमईन है, वो हर सजा भुगतने के लिए तैयार है। अभी जब पेशियां भुगतेगा तो फिर उसका ज़मीर मजीद मुतमईन हो जाएगा। लेकिन वालदा साहिबा ने जो ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है, तो ये अभी से आइडिया हो रहा है कि आगे इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा। लेकिन रियासत को ऐसे मामले में खुद मुद्दई बन जाना चाहिए ताकि आगे चल के जो वालदा साहिबा अगर मुबैना तौर पर कन्वीनियंटली उस चीज़ से पीछे हट जाएं तो रियासत अपना किरदार अदा करे। किसी की जान लेने की सज़ा जो है वो यही होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। कराची में सूरत हाल जो हम बेहंगम ट्रैफिक देखते हैं वो तो पूरा साल हमें उस सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईद पर इन 3 दिनों में बिलखुसूस हमने देखा कि इतनी ट्रैफिक थी। ऐसे में आम दिनों की अगर हम बात करें तो हैवी ट्रैफिक जो है उससे कई हादसा पेश आ रहे हैं। हैवी ट्रैफिक अब वैसे तो इनके औकात कार होते हैं कि जनाब ये रात के टाइम ये चल सकती है, लेकिन उसके बावजूद हम दिन के वक्त भी देखते हैं कि काफ़ी हैवी ट्रैफिक चल रही होती है जिसको ना कोई रोकता है, ना उन पर कोई पाबंदी लगा रहा है, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन है, जिसकी वजह से कई हादसा जन्म लेते हैं। मैं एक चीज़ देखता हूँ कि रात के वक्त तो गाड़ी चलाना ऐसे ही है कि जैसे अच्छा जो गम आप 50% फील कर सकती हैं, हम 100% जो कि असफल ड्राइव कर रहे होते हैं वो फील कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा होता है कि उन टैंकर्स और कंटेनर्स के दरमियान गाड़ी चलाना जैसे आप मौत के कुएं में चला रहे हो। हाँ। वो जिसमें बाइक चलाते हैं ना ऐसे, तो वैसे ही हाल होता है। क्योंकि वो ज़ाहिर है कि लेफ़्ट राइट सेंटर, और आपको पता है कि इन ये जो टैंकर्स वगैरह होते हैं या ऐसे जो होते हैं इनके ब्लाइंड स्पॉट्स भी होते हैं, तो उनको पता ही नहीं होगा तो आपकी गाड़ी उनके नीचे भी आ सकती है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम। और फिर जिस रफ्तार से माशाल्लाह जो है वो हमारे ख़ास तौर पर ये 9 उम्र टैंकर ड्राइवर्स को ये जो टैंकर चलाते हैं कमाल है भाई। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ना, हम बात करते हैं लेकिन उस पर कोई उस पर असर नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं दिखाई देती। बहरहाल इस साल की अगर हम स्टैट्स की बात करें, रवां साल जनवरी से लेकर अप्रैल तक हैवी ट्रैफिक की वजह से जो हादसा हुए हैं उसमें 69 शहरी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बाजी हार दी है। ट्रॉलर से 10 अफराद, ट्रक से 17, पानी के टैंकर से 8, जबकि बसेस से होने वाले हादसा में 6 अफराद अपनी जान से गए। जाँ बहक होने वाले ज़्यादातर लोग मोटरसाइकिल पर सवार थे या फिर पैदल। अच्छा, इसके अंदर पाबंदी भी है भाई, 11 बजे तक की टाइमिंग है कि 11 बजे के बाद जो है वो हैवी ट्रैफिक चल सकती है बात कर रही थी कि रात के टाइम लेकिन उसके बाद भी आप देख लें कि दिन के टाइम भी ये कोई ख्याल नहीं करता। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये तो एक हैवी ट्रैफिक का इशू है। दूसरा, हमारे बाइकर्स की भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि वो लेफ़्ट राइट कटिंग के चक्कर में ये थोड़ा सा मोहतात रहें, क्योंकि उससे भी कई नुकसानात होते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि ये जो होते हैं ना, ये जो टैंकर होते हैं, इन वालों को इनको तो कुछ पता भी नहीं होता, और पकड़े भी जाएं तो उसके बाद कोई क्या कार्रवाई इनके बारे में होती है कुछ भी नहीं जो होता। SOPs बनाए हुए ये किस लिए बनाए हुए? किताबों में लिखने के लिए? ये इसीलिए होते हैं। अच्छा, आपको पता चला? अच्छा तो, सही है। लेकिन ये इस पर अमल दरामद करवा लें भाई, ताकि जो यहाँ के जो शहरी हैं वो महफूज रह सके। खुदारा इस पर अमल करवाएं कि ट्रैफिक के कवानीन पे वैसे भी अमल होना चाहिए, क्योंकि अगर जाहिर है कि ट्रैफिक के कवानीन पे अमल नहीं करेंगे तो फिर किसी भी कौम को अगर आपने मुनज़्ज़म देखना है तो उसकी ट्रैफिक को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसमें नज़्म व ज़ब्त कितना है। दुनिया भर में देखें
कहीं कहाँ पर भी आप जाएं वहाँ पर जाके आपको आइडिया होता है कि भाई ये लोग किस तरीके से फॉलो करते हैं। यानी कि भले ये सड़क इस साइड की खाली भी होगी तो मजाल है कि उनमें से कोई निकल के ऑपोजिट ट्रैक पे जाए, लेकिन यहाँ पर माशाल्लाह। दूसरा ये है कि आप ये देख लें, फेडरल कैपिटल में एक चीज़ अच्छी लगती है कि वहाँ पर फाइन्स की वजह से, पुलिस के डंडे की वजह से या व्हाट्सएवर, कभी भी बाइकर्स को मैंने सेंटर ट्रैक पे या इस साइड एक्सट्रीम राइट पे नहीं देखा। वो अपने लेफ्ट साइड पे ट्रैक पे चलते हैं और वहाँ पर तरीक़ेकार भी है। यहाँ पर रिक्शे वाले कहीं चल रहे हैं, बाइक वाले कहीं चल रहे हैं, टैंकर वाले कहीं चल रहे हैं। अल्लाह ही बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं और अब हम कुछ मईशत की सूरत हाल पर बात करते हैं, क्योंकि जो साबिका हुकूमत है वो कुछ दावे कर रही है, मौजूदा हुकूमत कुछ दावे कर रही है। मौजूदा हुकूमत जो भी उसका मलबा है वो साबिका हुकूमत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर डाल रही है, जबकि उनकी जानिब से भी बयानात आने का सिलसिला जारी है। वो ये कह रहे हैं कि अब ये इनकी नाअहली है जिसको ये कवर करने के लिए ये बहाना बना रहे हैं। हुआ ये है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के जो सेल्स टैक्स हैं और लेवी हैं जो उन पर आयद हैं वो ना करने का फैसला किया है। और मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि साबिक हुकूमत ने बोझ हम पर नहीं बल्कि अवाम पर डाला है। इमरान खान के IMF से मुआहिदों का बोझ हम उठा रहे हैं और साथ ही साथ हुकूमत ये कह रही है कि पेट्रोल पर फी लीटर 30 रुपये नुकसान बर्दाश्त हमें करना पड़ा है। अच्छा, आपको पता है कि एक वक्त में ना मतलब ये सोचा जाता था कि यार मतलब मशवरे देते थे जिस तरह से डॉलर रुपये डिप्रिशिएट होता है, तो उस वक्त ये सोचा जाता था कि क्यों ना कहा जाए कि कंपनीज़ को जिनमें आप जॉब करते हैं कि भाई हमें तनख्वाह डॉलर के हिसाब से दे दें ताकि डिप्रिसिएशन के हम पे असर ना हो। अब तो ये मशवरा देने का दिल चाहता है कि हुजूर वाला जो पेट्रोल के हिसाब से, कीमत के हिसाब से हमारी तनख्वाह दे दी जाए ताकि वो जिस तरह से उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब ये है कि ये कह रहे हैं कि हम नुकसान बर्दाश्त करें, लेकिन जहाँ तक 150 रुपये तक कीमत पहुँच गई है, अगर 150 से जिस तरह से प्रपोज, आपको याद है वो 83 रुपये 88 रुपये का था, कितना इजाफा प्रपोज किया गया था इनिशियली, अगर वो हो जाता तो फिर तो हम सूंघ के गाड़ियाँ चलाते या पता नहीं क्या करते। तो जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने उनकी जानिब से ये कहा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। हर माह हुकूमत 102 अरब का बोझ बर्दाश्त करेगी। 40 अरब का कर्ज हो गया, उधर जितना कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इमरान खान ने अकेले लेके दे दिया। अगर एक साल छोड़ देते तो पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ देते। पेट्रोल पे 30 रुपए का नुकसान कर रही है हुकूमत पाकिस्तान। आज 245 रुपए पेट्रोल की प्राइस होनी चाहिए। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। इस महीने के अंदर जो हजम है नुकसान का हुकूमत पाकिस्तान की जेब से जो पैसे जाएंगे तो 102 अरब रुपया। जो PSO को कर्ज लेना है वो 500 अरब रुपया है। अगर PSO को वो नहीं मिलते पैसे तो PSO काम नहीं कर सकती। इन्होंने 1 मेगावाट नहीं लगाया और 2600 अरब रुपए से ज़्यादा तजावुज़ कर चुकी है आज सर्कुलर डेट। मुझे वो इमरान खान साहब देंगे 1500 अरब रुपए गैस का सर्कुलर डेट, वो 200 अरब रुपए जो SNGPL को आप नुकसान करा गए। खान साहब जो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो मैं खान साहब से गुजारिश एक करता हूँ, मुझे इस चीज़ का जवाब दे जो 100 अरब रुपए आप नुकसान कर रहे हैं, जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को कर्ज लेना पड़ रहा है पेट्रोल का। वो पैसे कहाँ से आएंगे जिसकी वजह से आज इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है। जो पैसे हम कर्ज लेकर दे रहे हैं इन कंपनियों को चलाने के लिए, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को, उसकी वजह से आज शरह सूद बढ़ रही है। जब शरह सूद बढ़ती है तो सरमायाकारी कम हो जाती है, इसलिए बेरोजगारी फैल रही है। अच्छा, इस पे जो है वो अभी करंट ऑपोजिशन जो है, जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सबसे आगे हैं, बल्कि वाहिद ऑपोजिशन एक तरह से कहा जाए तो वही है। हमाद अजहर साहब ने जो ट्वीट किया है वो लिखते हैं कि भाई मिफ्ता इस्माइल अपनी नाकामी छुपाने की खातिर बहाने तलाश कर रहे हैं और ऐसे गैर संजीदा और हल्के बयानात से मैशत नहीं चलती। अच्छा, फिर शिबली फराज साहब भी आए मैदान में और उनकी जानिब से ये कहा गया कि मिफ्ता इस्माइल अपने बैरूनी आकाओं के मिशन पर गामजन हैं कि पाकिस्तानी कौम को भिखारी और वेंटिलेटर पर रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगला ट्वीट आ जाता है जनाब असद उमर साहब का, और असद उमर साहब ये कहते हैं कि 2 माह के सियासी अदम इस्तेहकाम से ज़र मुबादला के ज़खायर में 6 अरब डॉलर की कमी हुई। सवाए जाली मुकदमों और जाली वीडियोज़ की धमकी के अलावा हुकूमत की कोई हिकमत अमली नहीं। तो बहरहाल ये एक मौक़िफ़ सामने आया है। ये असद उमर साहब का जो ट्वीट है वो भी आप देख सकते हैं कि अच्छा, ये जाली वीडियोज़ की बड़ी धूम इस वक्त है, बाज़गश्त है। और इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि उनकी इस तरह से उनको कोई किरदार खुशी की जाएगी। ऐसा ना ही हो तो वैसे बेहतर है। इमरान खान साहब नहीं बल्कि पूरी उनकी जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी इस बात से वाकिफ हैं कि वो जो वीडियो है वो जाली वीडियो होगी और वो कुछ जाती, अच्छा खुद ही कह रहे हैं। हाँ। वो वीडियो जो अभी आई नहीं वो जाली प्राइवेट वीडियो होगी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको बताते हैं जनाब एक माउंटेनियर हैं शाहजोर काशिफ, जिन्होंने पाकिस्तानी परचम दुनिया की, शाहजोर काशिफ, और इन्होंने पाकिस्तानी परचम दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी पर लहरा दिया है और दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने वाले ये पहले पाकिस्तानी शहरोज ही है।
शहरोज काशिफ। शहरोज, हाँ जी। ओके। आपने बार बार शहजोर कहा तो मैंने कहा आप नाम चेंज करना चाह रहे हैं, तो मैंने तस्वीर में देख के उसको कंफर्म किया कि हमारा नौजवान वही है। ये मेरे ख्याल में सबसे कम उम्र भी था और इससे पहले भी जो है वो इसने काफी कारनामे अंजाम दिए। अब आगे आप बताएं। अच्छा, नाम वो थोड़ा सा मिलते जुलते नाम है तो वो सुबह सुबह थोड़ा सा वो हो ट्रक जाता याद है। आ गया होगा। हाँ, ट्रक याद हो गया, वो भी शहजोर। हाँ। चलें। तो नेपाल की 8,586 मीटर ऊंची चोटी को सर करने वाली ये दुनिया की कम उम्र को पहमा का एहसास इन्होंने अपने नाम कर लिया और अपने करियर की 8,000 से ज्यादा ऊंचाई की 5वीं चोटी इन्होंने सर की। दिस लैड इज ब्रिलियंट। मतलब हमारी इनसे बात भी हुई थी जब इससे पहले उन्होंने एक एक्सपेडिशन पे गए थे, तो ही इज़ ब्रिलियंट और माशाल्लाह ही इज़ वेरी मोटिवेटेड और काफ़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी भी है। तो इंशाल्लाह विल ट्राई टू टेक हिम इन आवर शो जब ये यहाँ से वापस आएंगे। ऑलराइट जनाब, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जी जनाब, तो प्रोग्राम का वक्त एक बार फिर से स्टार्ट होता है। जो वक्फा था वो ख़त्म हो गया है। एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग हमें 9 बजे ज्वाइन कर रहे थे हम उनके भी शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमें 10 बजे ज्वाइन किया उनके भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। रमजान तारुफ करवाने की जरूरत नहीं अब आपकी एनर्जी जो है ना वो हाई होनी चाहिए। अब आप नाश्ता करके बिल्कुल जी, यस, गुड मॉर्निंग। बिल्कुल जी, एनर्जी बिल्कुल हाई ये है बाखबर सवेरा, ये है बाखबर, ये है अशफाक के साथ साथ, बिल्कुल जी। और मैं हूँ आपके ये साथ है आमना इस्लामी खटाना। पाकिस्तान है और ये है मॉडर्न पाकिस्तान। तो आपको उम्मीद है कि हमें देख के बहुत खुशी हुई होगी। ये बात मुझे पता था इन्होंने आज करके छोड़नी, क्योंकि बहुत इनसे जरूरी नहीं जा रहा था, जुम्मे का दिन इनसे मुबारक हजम नहीं हो रहा था नाश्ता। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वैसे अशफाक एक बात मुझे बताएं कि ये जो ईद की छुट्टियां होती हैं लोग क्यों मरी की तरफ चले जाते हैं? क्यों मरी में क्या रखा हुआ है? अच्छा, वैसे एक बात है कि अभी जो हम सिचुएशन देखते आए हैं वो छुट्टियां ही थी ना जिसमें वो अंदोनाक वाकया पेश आया था मरी में। हाँ जी, वो लेकिन वो ये ईद की छुट्टियां नहीं, वो सर्दियों का वाकया। वैसे सर्दियों का वाकया था उस वक्त, मतलब अफसोसनाक वो वाकया पेश आया था। मुझे तो समझ नहीं आती क्योंकि मरी को इन्होंने, है तो बहुत खूबसूरत, मलिका कोहसार भी है, मेरे गाँव से करीब भी है, लेकिन मसला ये है कि भाई वो कंक्रीट का जंगल बना दिया है। वो जहाँ पर वो जो लोग हैं होटल मालिकान हैं, दे आर लाइक अ माफिया। यस, सॉरी टू से बट दैट इज द फैक्ट। अच्छा, एक और मसला भी है, ऐसा एक मसला और भी है, एक और मसला भी है ना कि जब आप देखें मुल्क के चप्पे चप्पे से तरह तरह के लोग वहां पर जाते हैं, ठीक है, और वो जाके वहां पर जो कार्रवाइयां करते हैं, जिस तरह के तंग करते हैं मुकामियों को, तो मुकामी फिर रिएक्ट करते हैं वन वे और दी अनदर। मतलब अगर सब अच्छे हों, अब जैसे ये कई दूर अफ्तादा इलाके हैं वहाँ पर लोग अच्छे से जाके पेश आते हैं। क्यों ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं हुकूमत की जानिब से कि भाई आप वहाँ पर जाएं, कचरा ना फैलाएं, लोगों की प्रिवेसी का ख्याल रखें, उनको तंग ना करें। तो ये सारी चीज़ों का वहाँ पर मरी में पहले ख्याल नहीं रखा गया, जिसके नुकसान हुए। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट वर यू टॉकिंग? हम टॉप स्टोरीज पे जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। कंप्यूटर, टैबलेट्स और मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के लिए सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक। तहकीक के मुताबिक ज़्यादा देर स्क्रीन देखने से दूर की नज़र मुतासिर होने का खदशा बढ़ जाता है। ईद की तातीलात में एक बार फिर शहरियों ने मरी का रुख कर लिया। टोल प्लाजा पर लंबी कतारें, गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां, मलिका कोहसार में दाखिल होने से ट्रैफिक जैम। सयाहों के लिए नई टूरिज्म फोर्स ने काम शुरू कर दिया। और गिलगित बल्तिस्तान के शहर स्कर्दू में इंतजामिया का तालीम दोस्त मंसूबा, कुतुबबीनी करने वालों के लिए मोबाइल लाइब्रेरी कायम कर दी गई। सुबह शाम 4 मुख्तलिफ मकामात पर खड़ी लाइब्रेरी में अपनी पसंद की किताब पढ़ सकते हैं। ऑल राइट जनाब, तो आपने टॉप स्टोरीज जो मुलाहिजा कर ली हैं, अब हम सबसे पहले सियासत की ही बात करेंगे क्योंकि सियासत जो है वो हमारे लिए सबसे मुकद्दम है। जी, तो कीजिए। हाँ जी, तो पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक बार फिर बात की है। उन्होंने कहा कि जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है उसका मतलब ये नहीं कि हम अमेरिका की मुखालिफत करते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया के भी खिलाफ हैं, इंडिया के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन आरएसएस ज़हनियत के खिलाफ ज़रूर। वो ये कह रहे हैं हमारी हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई है, एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मीर जाफ़र और मीर सादक साजिश की सहूलत कार बने हैं। एक पॉडकास्ट उन्होंने इंटरव्यू दिया है, वहाँ पर उन्होंने ये सारी बात की है। बिल्कुल जी, और उन्होंने कहा कि ज़मीर फरोशों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, ज़मीर फरोशों के खिलाफ अदालतें रात को नहीं खुली, इम्पोर्टेड हुकूमत ने पूरा मीडिया कंट्रोल किया सिवाय 1-2 चैनल्स के। लेकिन पाकिस्तान के अवाम अब जाग चुके हैं। अवाम ने सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद की है।
इमरान खान ने कहा कि मैं इक़्तिदार पैसा बनाने के लिए नहीं आया था, अब जिसको टिकट दूंगा उससे अहद लूँगा। खान साहब आजकल मतलब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचा रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए, विच इज़ अ न्यू बट अच्छा है कि चलें वो कर रहे हैं और अपना मौक़िफ़ पहुँचा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो बात उन्होंने कही है कि आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब ये नहीं कि अमरीका के मुखालिफ हैं हम, लेकिन बात यह है कि जब आप बैरूनी साजिश का तज़किरा करें खान साहब, और बैरूनी साजिश में नाम आ रहा है अमरीका का कि वो इसके पीछे था, तो फिर तो आपको मुखालफत करनी चाहिए। और आई एम श्योर कि जब हुकूमत आएगी इमरान खान साहब की, तो वो अमेरिका से पहले इस मामले पे माफ़ी का मुतालबा ज़रूर करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है सरकारी सतह पे। अच्छा जी, लेकिन वो आप जो बात कर रहे थे कि मुखालिफत उनको करनी चाहिए, वो सिर्फ इस टर्म्स में उनकी मुखालिफत कर रहे हैं कि जी ये बैरूनी साजिश जो उन्होंने की है वो नहीं होनी चाहिए थी, उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए था। चलें अब आगे बढ़ते हैं और एक खबर शामिल करते हैं। FIA ने सोशल मीडिया पर जाली वीडियो फैलाने का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान FIA के मुताबिक मामले पर तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है और तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। जाली वीडियोस फैलाने से गुरेज किया जाए। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन भाई, ये कौन सी वीडियोस का तज़किरा है जो कि फैलाई जा रही हैं और क्या हवाला क्या है इसका? जी बिल्कुल, चंद दिनों में एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे फैलाई गई थी और एक खातून जो है रुकन पार्लियामेंट, उनको उसके साथ लैग किया गया था, जिसकी वजाहत की आई थी कि ये वीडियो जाली है। अच्छा। और उसके बाद अब FIA ने इस बात का नोटिस लिया है और फौरी तौर पे मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है कि ये वीडियो कौन बना रहा है, कौन अपलोड कर रहा है, कि ये वीडियो जाली हैं। और इस हवाले से जो है साइबर क्राइम सेक्शन को हिदायत की गई है कि फौरी तौर पे जो मुलविस अफराद हैं उनका डाटा इकट्ठा किया जाए और उनके खिलाफ फौरी तौर पे स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो भी किया जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका जुल्करनैन। अच्छा, आजकल जिस तरह से हम सोशल मीडिया का दौर देख रहे हैं, ऐसे में हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और ख़ास तौर पे जो बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बात नहीं सुनते। लाइक हमें तो फिर भी थोड़ा सा, हम एडल्ट्स होते हैं तो हमें आइडिया होता है कि भाई हमें इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। नहीं, बट देयर इज आल्सो वन मोर थिंग ना कि हम बचपन में लाइक अपने टीन एज तक कम से कम इन चीज़ों से महरूम थे, क्योंकि तब वो टाइम नहीं था, उस टाइम पे इतना सोशल मीडिया का भी टाइम नहीं था और इतने गैजेट्स भी नहीं थे। अब नए नए गैजेट्स आ गए और पेरेंट्स ने भी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे जान छुड़वाने के लिए हर बच्चे के हाथ में गैजेट दे दिया। जी, अब बच्चा तंग कर रहा है, रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, उसके बाद कुछ अरसे बाद रोना शुरू हुआ। पेरेंटिंग इज नॉट एन ईजी जॉब। रातों को जागना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, मुशक्कत करनी पड़ती है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अब क्या होता है कि बच्चे जैसे आवाज़ों से, तरह तरह की आवाज़ों से फेमिलियर होना शुरू होते हैं, तो माँ ये समझती हैं कि क्यों ना थोड़ा सा सुकून का सांस लें, बच्चों को एक मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ा दें, सामने लगा दें, बच्चों की आवाज़ें सुनाएं। अब वहाँ से बच्चे की 1 साल से भी कम उम्र से उनकी एक आदत बनना शुरू हो जाती है। फिर वो कोविड का दौर अभी गुजरा नहीं है, करीब ही था, उस वक्त आपको याद होगा कि जी क्या ऑनलाइन क्लासेस और ये सारा सिलसिला, उससे भी बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा गैजेट डिपेंडेंट हो गए। यानी कि उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन्स के सामने, लैपटॉप्स के सामने, टैबलेट्स के सामने अपना ज़्यादा, उसमें कई टैब्स ओपन होती थी, सिर्फ क्लास वाली टैब ओपन नहीं होती थी, साइड पर बच्चों ने गेम्स ऑन की होती थी और वो साथ में चल रही होती थी गेम्स। अब हुआ ये कि हर दूसरा बच्चा जो है वो आई साइट से मुतासिर है, उसकी जो दूर की नज़र है, मोस्टली जो कहते हैं कि दूर की नज़र आपकी ख़राब हो जाती है अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। हर दूसरे बच्चे को ऐनक लगी हुई है। बहरहाल, तो इसी पर हम जरा बात कर लेते हैं। वन ऑफ आवर फेवरेट्स, माहिर अमराज चश्म, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मिर्जा साहब खुसूसी तौर पर वक्त निकाल के हमारे शो में आए हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे वक्त निकाला और जो ईद अभी अभी गुजरी है वो आपको बहुत बहुत मुबारक और व्यूअर्स को मैं मुबारकबाद देता हूँ। जज़ाकल्लाह। तो आप ज़रा ये बताएं कि ये कुछ तो हमने बयान फरमाया, क्योंकि ये हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो इसीलिए हमने आपको कॉल किया। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। इसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट कर दूं कि WHO ने रिकमेंडेशन दी है बच्चों के लिए जो लेस दैन 2 इयर्स बेबी हैं, उनको आपने मोबाइल के पास, गैजेट्स के पास लेके ही नहीं जाना। लेस दैन 2 इयर्स, लेस दैन 2 इयर्स और 2 इयर्स टू अप टू 5 इयर्स, उसके लिए जो उन्होंने अलाउ किया है ओनली 1 आवर। अच्छा, आजकल इन बेबीज़ को, बच्चों को बोला जाता है डिजिटल बेबीज़। हाँ, और क्यों है कि इस बच्चे की जो ब्रेन की ग्रोथ होती है, जो मैक्सिमम होती है अप टू 5 इयर्स होती है। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर आप गैजेट्स या डिवाइसेस के पास बच्चों को ले आएंगे तो आपकी सीइंग एंड सुनने और देखने से आपकी लर्निंग होती, सीखते हैं आप, तो ये प्रोसेस ब्लॉक्ड हो जाता है। वजह उसकी है कि आपका जो माइंड, जैसे कि आप बार बार एक गाना सुनते हो
तो बच्चा बार बार विजुअल और डिफरेंट क्लिप्स देख रहा है, तो उसका माइंड एक स्टक हो जाता है, बिजी हो जाता है। तो जो लर्निंग प्रोसेस एक क्रिएटिविटी है जो उसका बचपन से काम होता है, हाथ फैलाना, घूमना, क्रॉलिंग करना, लेटना, दौड़ना, चीज़ों को उठाना, तोड़ना, एक क्रिएटिविटी बच्चे की होती है वो ख़त्म होती है, तो वो गैजेट्स में इंगेज हो जाता है, तो उसकी बोलना। लेकिन आजकल के तो आपकी कथा कलामी माफ़, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो इस बात पर खुश हो रहे होते हैं कि जी हमारा बच्चा जो है वो पॉइंट्स देख रहे हैं, उसने बोलना शुरू कर दिया है, वो समझते हैं कि जी वो ये गेम में बहुत एक्सपर्ट हो चुका हुआ है, इसको सारी गेम का इतनी कम एज में पता चल गया। ये पेरेंट्स एक्चुअली स्केप बोर्ड है कि अपनी जान छुड़ाने के लिए कहते हैं कि वो बच्चे को अपना जो है ना बोरिंग एलिमेंट, तो बच्चा बोर हो रहा है उसको इंगेज कर दिया गेम्स में, कार्टून्स पे या इस गैजेट्स पे। एक्चुअली बहुत इसके इश्यूज़ हैं एक्चुअली यूज़ करने के, कि अगर आप अर्ली एज में यूज़ करते हो तो इसके एक आपके हैं जिस्मानी इश्यूज़, दूसरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो आप फिज़िकल प्रॉब्लम्स ये हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा है कि बच्चे को अगर रात को यूज़ करता है बच्चा तो ब्लू लाइट्स होती हैं वो आपकी नींद डिस्टर्ब करता है। तो फिल्टर्स भी आ गए ना ब्लू लाइट, वॉट एवर, नींद डिस्टर्ब करेगा। आप कोई भी बड़ा आदमी भी देख ले तो उसका 1-1.5 घंटा गया मोबाइल देखने के बाद, तो आपकी नींद डिस्टर्ब करता है। दूसरा, अगर आप जैसे कांटेक्ट टाइम ज़्यादा है तो आपकी हाई हेडेक शुरू हो जाए, आई स्ट्रेन होती है, आई ड्राई होती है, इचिंग होती है, बर्निंग होना शुरू होती है प्रोलॉन्ग यूज़ से। तो ये तो हो गया आई के इफेक्ट। बॉडी के इफेक्ट ये है कि बच्चा जो है सारा दिन लेट के खाना खा रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी ने उसके बॉडी एक शुरू हो गई, जॉइंट्स पेन शुरू होगी। अब 5 साल का बच्चा जिसको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रही, उसको कब्ज होना शुरू होगी, एब्डोमिनल पेन, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो एक आपके नेगेटिविटी में जा। और चीज़ भी है सर कि ये थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन एक इट्स अ डिलेमा। पहले आपको याद होता था, कहा जाता था कि जी जो टीचर्स और बच्चों का साथ है, रूहानी बाप है, और वो एक साथ उम्र भर का होता था कि कहीं पर नज़र भी आ जाए तो रिस्पेक्ट करते थे। माय फादर यूज्ड टू डू दैट इवन इन हिज 60s के कोई टीचर नज़र आ गए तो जी बिल्कुल इज़्ज़त और एहतराम से। अब वो चीज़ नहीं है, ना टीचर कनेक्ट करता है ना वो। पेरेंट्स का भी इसी तरीके से है कि जो एक मुश्किल वक्त में ज़ाहिर है कि एक बॉन्डिंग टाइम होता है ना, ये मतलब पैदाइश के बाद से लेके 2 years 5 years तक वो बिल्कुल माँ के रहमो करम पे होता है बच्चा, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा हेल्पलेस बच्चा जो है वो ह्यूमन का ही होता है। एक्चुअली इसमें कहते जो ये है जो रिसर्च डिजिटल बेबी, इसको कहते हैं स्क्रीन एडिक्शन। स्क्रीन एडिक्शन क्या होती है कि जब एक चीज़ को आप देखते हो तो आपके ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज होते हैं जो स्टिमुलेट होते हैं, हाँ। तो वो स्टिमुलेशन इतनी इनको ज़्यादा होती है कि उसकी एडिक्शन हो जाती है स्क्रीन कॉन्टेक्ट टाइम की, और इतनी इसको वैरायटी मिल जाती है कि वो आपको सुनने को तैयार नहीं होता। इसमें भी वो डोपामाइन वाला चक्कर तो नहीं? इसका हार्मोनल डेफिनेटली रिलीज होते हैं, बट एक एडिक्शन शुरू होगी स्क्रीन में। अब होता क्या है कि इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये है कि वो बच्चा किसी की बात नहीं सुनता क्योंकि इतना इन्वॉल्व हो गया स्क्रीन में। अच्छा, कोई इसको बुलाता है तो नहीं आता। अच्छा, कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हो तो उस पर जब रात को उसकी नींद पूरी नहीं होती तो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो अब इसको साइकोलॉजिकल इश्यूज शुरू हो जाते हैं उस बच्चे के साथ कि वो माशरे की जो स्किल्स है, जो उसका लर्निंग एक पीरियड होता है जो 6 to 13, उससे दुनिया से सीखना है, बात करना सीखना है, बैठना सीखना है, चलना सीखना है, इंटरप्रिटेशन जिसको स्किल्स कहती हैं, हर किस्म की स्किल्स, वो उससे पीछे चला जाता है। तो फिर उसको सोशल इशू शुरू हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स एरिया है जो आज से 20 साल पहले नहीं था जो आप फरमा रहे थे, क्योंकि ये एज अ डिजिटल मार्केटिंग इन्होंने जो एरिक्सन ने लॉन्च की थी, उन्होंने स्कैंडिनेविया के अंदर मोबाइल के अंदर गेम्स डाल थे बच्चों को मार्केटिंग कैप्चर करने के, वहाँ पे 80+% बच्चे यूज़ करते थे मोबाइल। इस मोबाइल को यूज़ की उन्होंने एक्सपेंशन मार्केट या वर्ल्ड वाइड ये आप बोल रहे फीवर या ये जो एडिक्शन हो गई है, फ्रांस के अंदर उन्होंने लॉ पास किया है कि स्कूल के अंदर मोबाइल फ़ोन इज़ बैन ऑफिशियली असेंबली से 2018 में। इसी तरह अमेरिकन प्राइवेट स्कूल में उन्होंने बैन किया, पब्लिक स्कूल्स में नहीं किया। बट टॉप ऑफ दैट कि 2011 में जो अपना सिंगापुर ने उन्होंने इस मोबाइल गैजेट सॉफ्टवेयर्स को स्कूल के अंदर किया और पेन ख़त्म कर दिया कि हम स्मार्ट स्कूल्स पे जाएंगे। तो एक अजीब सा डायलेमा है कि किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़, आपके पास जो बच्चे आते हैं बिल्कुल कम, किस एज के बच्चे अब आ रहे हैं आपके पास जो जिनकी आई साइट मुतासर है, और क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमन जो लोग आते हैं वहाँ पर गैजेट्स यूज़ करने वाले, उनका हेड स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, सर के दर्द और आँखों में दर्द,
बिकॉज और डार्क सर्कल्स लेकिन एक चीज ये है ना कि अब Obviously छोटे नींद पूरी नहीं बच्चे, हो रही। सपोज कि एक छोटा बहुत छोटा बच्चा है तो वो बता भी नहीं सकता कि व्हाट इज गोइंग थ्रू, लाइक ठीक है। तो उसमें कम उम्र तरीन बच्चा आपके पास लाते हैं कि उनकी आईसाइट के इश्यूज हों या किस एज से देखिए मुतासर होने शुरू होते हैं? कम एक्चुअली यूजुअली जो बच्चे जो हमारे पास स्क्रीन्स हो के बच्चे यूजुअली आते हैं स्कूलों से आते हैं, कि अच्छा। जो स्कूल जाते हैं उनकी टीचर्स कंप्लेन करती है, पेरेंट्स करती हैं कि करीब जाके देखता है, करीब जाके टीवी देखता है या आंखें बंद करता है। तो मोबाइल से जो सबसे ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं बच्चे को, एक तो रात को नींद नहीं डिस्टर्ब होगी, बच्चे का पूरा साइकिल अपसाइड डाउन हो गया। एक्चुअली बच्चे को जो नींद चाहिए वो 12 से 14 घंटे चाहिए। अगर वो नींद पूरी नहीं होगी तो उसकी ग्रोथ एवरीथिंग उसका रिवर्स लग जाएगा बच्चे को। अच्छा, दो चीज़ें जी। एक चीज़ तो यह है कि स्क्रीन टाइम रिड्यूस करते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे आज के आपको पता है कि वो स्मार्ट टीवीज़ आ गए हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर जैसे माएँ बच्चों को लिटा के एक फासले पे, यानी कि 6 से 8 या 10 फुट का जो फासला कहा जाता है उसके मुताबिक अगर रख दें, कार्टून्स लगा देते एक्चुअली हैं। does that make any difference? भी बिल्कुल है। एक्चुअली इसको एक फार्मूला बना हुआ है बैट्स, कि आपने जो बच्चा बोर होता है उसको बोरिंग होने दें, क्योंकि उसकी क्रिएटिविटी उससे जन्म लेती है। अच्छा। हाँ, तो अगर बच्चा डिमांड करता है और आप उसको फ़ौरन मोबाइल पे इंगेज करते हो तो आप उसकी क्रिएटिविटी ख़राब करते हैं। तो यू हैव, हाँ, उसको आप उस पेरेंट्स को चाहिए कि उस बच्चे को दूसरे ऑब्जेक्ट्स दे कि यार आप म्यूज़िक सुन लें, आप ड्राइंग कर लें, आप कोई और काम कर लें, गार्डनिंग कर लें, छोटे छोटे घर के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं, किसी काम में लगा दिया तो बच्चे को क्रिएटिविटी मिलेगी। पेरेंट्स खाना खिलाते हुए भी खुद ही लगा कर दे रहे होते हैं कि बच्चा खा लेगा। ये मना करते हैं कि आप ड्यूरिंग खाने पे आपने, ये पेरेंट्स को चाहिए, सबको, इसमें मैं भी शामिल होता हूँ, सब टाइम गलत कर लेते हो, खाना खाते हुए देखें, क्योंकि खाना खाते हुए अगर बच्चों को आप खिलाते हो तो एक्सेस ईटिंग करेगा रिएक्शन में, उससे वो नहीं खाना, या कम करेगा या एक्सेस करेगा, तो आप नॉर्मल चीज़ों पे जा ही नहीं सकते। स्पेशली लोग टॉयलेट में यूज़ करते हैं मोबाइल, बड़े या छोटे, ये भी यहाँ पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। आप वहाँ पे आपका वो ऑब्जेक्ट ही चेंज हो जाता है कि आप जो टॉयलेट्स में अगर जा रहे हैं तो वहाँ यूज़ करें, और अगर आप खाना खाते हुए जा रहे हैं तो आप हर चीज़ एक्सेस में जाएंगे, अंडर होंगे उसमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर, कंप्लीट कर लें कुछ और मज़ीद उसके बाद, और ये एक तो ये है, दूसरा है कि अल्टरनेटिव बच्चे को इंक्लाइन करें दूसरी क्रिएटिविटी और चीज़ों के ऊपर, के लोगों से मिले जुले, और तीसरा है कि आप उसको बच्चे को टाइम एक फॉर्मेट करें कि आपने 1 घंटा अलाउ है, 2 घंटे हैं, उससे ज़्यादा मोबाइल ये, और जैसे ई टाइम कहते हैं, फास्टिंग टाइम की, जब आप खाने के टेबल पे बैठे तो प्रिंसिपली पूरे फैमिली तय करे कि हमने इस मोबाइल को यूज़ नहीं करना, आपस में बैठ के खाना। फिर अगर बच्चा डिमांड करता है तो बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि आप पेरेंट्स स्नब करते हैं, डांटते हैं कि तुम यूज़ नहीं करो, तो डांटे नहीं, आप उसको डायरेक्शन सपोर्टिव एंग में दे कि यार बेटा आप इस तरफ शिफ्ट हो जाओ, आप इन चीज़ों में आओ, स्पोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें जिससे आप चीज़ें ये रोक सकती हैं। चलें जी, डॉक्टर शाहिद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब तो हम देखें बचपन से लेके 55 तक हर इंसान के हाथ में मोबाइल, और वो अपने मोबाइल में 55 तक मुहावरा तो आपने बोला है, बट इट्स नॉट मुहावरा बोला है, मतलब 85 तक, इफ दे आर अलाइव, ठीक है, 55 से 55 ये मुहावरा था, ये मुहावरा था। बताने का मकसद ये था कि हर उम्र का फर्द जो है वो इस पे बैठा हुआ है। दिल तो बच्चा है जी, हाँ जी, थोड़ा कच्चा है जी। अच्छा जी, जिस तरह से हम आगाज में बात कर रहे थे मरी की, कि जैसे ही ईद आती है या कोई भी इवेंट होता है तो हमारे जो टूरिस्ट हैं पूरे मुल्क से वो निकल पड़ते हैं मरी की जानिब, और मरी में फिर उसके बाद जो सिचुएशन हमने देखी थी एक दफ़ा पहले भी, एक बड़ा ही अंधोनाक और इंतज़ामी गफलत के बायस जो इतना बड़ा वाक़या पेश आ गया था, वो आज तक हम नहीं भूल सके। लेकिन जनाब इस बार भी मरी में ईद के मौके पर ज़बरदस्त रश देखा गया, और गुंजाइश से ज़्यादा। आपको याद है हमना कि उस वक्त इन्होंने क्या किया था, लोग कुछ दिन तक कतराना शुरू हो गए थे, यानी कि कोई भी वाकया होता है तो वक्ती तौर पर हम पे असर होता है, उसके बाद फिर एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल। अब यही हुआ ना कि गुंजाइश से 5 गुना से ज़ायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई, और फिर उसके बाद फिर वही सिचुएशन, बदतरीन ट्रैफिक जैम, मरी एक्सप्रेस टोल प्लाजा पर गाड़ियाँ के तारों में लगी रहीं, और सयाहों को कई मुश्किलात का सामना भी रहा। मरी में इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस बेबस दिखाई दी, जबकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न और आरपीओ को मरी जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक जल्द बहाल करने का हुक्म दिया था इस सूरत हाल में। लेकिन ये सिचुएशन देखनी चाहिए पहले से ही, जब आपको पता है कि लोग आ रहे हैं, आप बता दें कि इससे ज़्यादा गाड़ियाँ दाखिल नहीं होंगी। तो बहरहाल इस पे हम ज़रा ये बात करें कि ये बड़ा अलमिया है कि ये मसले मसाइल हैं, और इसके साथ साथ जो है वो नोटिस भी लिया गया है। अच्छा, लेकिन ये था कि पंजाब हुकूमत ने मरी में सयाहों की सहूलत के लिए एक टूरिस्ट फोर्स, पुलिस फोर्स कायम कर दी है, टास्क फोर्स, और जो ये टूरिस्ट पुलिस फोर्स है इसमें 130 जूनियर सीनियर अफसरान और कांस्टेबल्स पर मुश्तमिल है। अब ये बात ये है कि इस पे इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, कब ये हरकत में आएगी, कब ये फंक्शनल होगी,
ये एक सवाल है। अच्छा, एक तो- और चीज़ भी है ना अमना कि 130 ही अफसरान होंगे, तो ये विल दे बी इनफ? दूसरा ये है कि जाहिर है कि जब वहाँ पर कितने लाखों की तादाद में लोग गए थे जब। अच्छा, कैपेसिटी इतनी सी है, उसमें मूव नहीं कर पाते। आपको याद है कि लास्ट टाइम जो इंसिडेंट हुआ था उसके अंदर एक चीज़ ये भी थी कि जो बर्फ़ हटाने वाली मशीनरी मौजूद थी, लेकिन आगे गाड़ियाँ इतनी थी कि वो कहाँ से जाते हैं, लाखों में थी ना, अब वही बात। एक चीज़ जो है कि ये कहा जा रहा है कि ये घुड़सवार दस्तों की, तो शायद दे हैव एन ऑल्टरनेटिव कि वो हिली ट्रेन को यूज़ करते हुए शायद जा सकें, बाइक्स का इस्तेमाल कर सकें। तो आई होप कि इट वर्क्स, बट दे हैव टू लिमिट द नंबर्स। उस वक्त हादसा भी हुआ था जब भी हमने कहा था कि ये जो टोल प्लाजा है ना भाई, आप वहीं पे एक काउंट रखें, जैसे कि हम होते हैं ना अक्सर किसी जगह पे हो जाते हैं हम ना, तो एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ पर आपको पता होता है कि जी पार्किंग इज़ फुल या पार्किंग इज़ एम्प्टी। इसी तरीके से पूरे एरिया का भी कोई इस तरह जियो मैपिंग करें या कुछ इस तरह से करें कि उनको पता हो कि फ़र्ज़ करें कि कैपेसिटी है 30,000 बंदों की या 20,000 बंदों की, वो हो जाए उसके बाद टोल प्लाजा पे ही रोकने की, भाई जी आगे नहीं है स्पेस, आप नहीं जा सकते। जो गए उनको एंजॉय करने दें, आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल में ना डालें। टूरिस्ट ये पुलिस फोर्स जो है ये एक्टिव हो चुकी है, किस तरह से अपना काम कर रही है, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एसपी मरी हैदर अली साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा ये पुलिस फ़राइज़ और जिम्मेदारियाँ कैसे निभा रही है, किस तरह से और कब से फंक्शनल है? हमारी जो टूरिज्म पुलिस है, इसका बेसिक मकसद और इसका फोकस जो है वो मरी के टूरिस्ट हैं, मरी के बासी हैं। इनका जो प्राइमरी फंक्शन है, जो इनका मेन रोल है वो टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, मरी के बासियों को फैसिलिटेट करना, उनको गाइड करना, उनको हर तरीके से हेल्प आउट करना। अगर कोई डिस्ट्रेस में है उसको उस डिस्ट्रेस से निकालना, और यानी इनका फोकस फैसिलिटेशन की तरफ होगा। ये उनको हर तरीके से गाइड कर, अगर किसी को रास्ते की ज़रूरत है, कोई पूछ रहा है कि उसको रास्ता नहीं मालूम हो रहा, तो वो उनको गाइड करेंगे। अगर किसी की गाड़ी का कोई इशू है, गाड़ी कहीं फंस गई है या कहीं जो है उसकी इंजन वाइज कोई प्रॉब्लम है, तो ये उनको भी अप्रोच करेंगे और उनकी जो है हर तरीके से हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा इसमें जो है हमने स्पेशलाइज सेल बनाए हैं, जिसमें एंटी हरासमेंट सेल है, इसमें कोऑर्डिनेशन सेल है, इसमें जो है लॉस्ट एंड फाउंड सेल है। तो ये स्पेशलाइज सेल हैं जो कि इन केसेस को डील करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ईव टेजिंग का मामला होता है या हरासमेंट का मामला होता है, तो उसमें हमारे पास जो है लेडी ऑफिसर होंगी जो उनको डील करेंगी और उनको हर तरीके से हेल्प आउट करेंगी लोकल पुलिस की मदद के साथ। अच्छा, इसमें ख़वातीन भी मौजूद होंगी? इसमें हमारे स्पेशलाइज सेल हैं, इसी तरह इसमें एंटी हरासमेंट सेल है जिसमें जो है हमारी ख़वातीन ऑफिसर हैं। तो ना सिर्फ वो इस सेल को देख रही हैं, बल्कि जो है वो हमारी एक फुट पेट्रोलिंग है, उसमें भी वो जो है हमारे जो मेल ऑफिसर हैं उनके गाय बगाए काम कर रही हैं। इसमें हमारी तकरीबन इनिशली हमने 10 to 15 फीमेल ऑफिसर हैं जो कि रशी एरिया में डिप्लॉयड हैं। इसी तरह जो स्पेशलाइज सेल हैं उसको हमारी डील ही जो है हमारी ख़वातीन पुलिस ऑफिसर कर रही हैं, जिसमें ताकि अगर कोई खातून है उसको कोई इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या किसी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो उनके लिए हमारे पास फीमेल ऑफिसर है जो कि डेडिकेटेड इसी मकसद के लिए है कि उनको जो है ख़वातीन को अपना इशू बताने में कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई हेजिटेशन ना हो। तो बिल्कुल, और इसमें हमारा प्लान है कि हम वक्त के साथ जो है इसमें हम हमारे जो फीमेल ऑफिसर हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है इसको मज़ीद बढ़ाएं। अच्छा हैदर साहब, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्ट्रेंथ बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी जो लोग मौजूद हैं इस पुलिस फोर्स का हिस्सा है, इनको क्या खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है? क्योंकि हमने जो हंगामी हालात पहले देखे थे, ताकि उससे निपटा जा सके, आगे ऐसा कोई वाक़या पेश ना आए। जी बिल्कुल, इनके जो है प्रॉपर ट्रेनिंग की गई है, इनके प्रॉपर सेशन हुए हैं। इसमें उनकी ट्रेनिंग में न सिर्फ जो है उनकी एटीट्यूड और बिहेवियरल ट्रेनिंग के मॉड्यूल हमने उनको जो है वो पास किए हैं, बल्कि हमने 11 22 की इस सिलसिले में खिदमात ली हैं और हम बड़े उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो है वो सेशन अरेंज किए हैं हमारे इन जवानों के लिए। और इसी तरह एक प्रॉपर इनका जो है ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन किया गया था, जिसमें इनकी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मॉड्यूल इनको जो है वो सिखाए गए हैं। और ऐसे जो रेस्क्यू सर्विसेज हैं उनसे भी हमने जो है वो हेल्प ली है। और इनके न सिर्फ ये अभी इंडक्शन से पहले इनकी ट्रेनिंग है, बल्कि हम चाहेंगे कि प्लान हमने किया हुआ है कि इनके रिफ्रेशर कोर्सेज भी मज़ीद करवाएंगे। जिस तरह जब स्नो का सीज़न आएगा तो उससे पहले भी इनके कोर्सेज होंगे और स्पेशलाइज इनकी ट्रेनिंग होगी, और अभी भी इनकी लॉन्चिंग से पहले इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग और सेशन हुए हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे एसपी ट्रैफिक मरी हैदर अली साहब, और ये अच्छा है, अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन आई होप कि ये काम कर पाए। अच्छा, अब इसके अलावा भी बड़े सियाहती मकामात हैं। नारायण का गार में बहुत ज़्यादा रश होता है, उसमें भी मेरे ख्याल में इस आइडिया को आगे लेके जाना। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि मैं ये कह रहा था कि वैसे हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से रेस्क्यू से रिलेटेड
सिर्फ इदारों पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन लोग भी अगर तरबियत हासिल करना चाहें तो उनको भी करनी चाहिए। मतलब फैमिलीज़ में आप देख लें कि किसी को CPR का नहीं पता, किसी को ये नहीं पता कि अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे कोई तरबियती मराकज़ भी होने चाहिए, और दूसरा लोगों को खुद भी थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए। किसी एमरजेंसी की सूरत में कोई अगर है स्ट्रेचर पे तो उसको डील कैसे करना है। आधे से ज़्यादा लोग तो इस वजह से माजूर हो जाते हैं कि उनकी हैंडलिंग सही नहीं होती सड़कों पर किसी भी हादसे की सूरत में। तो लोगों को भी तरबियत करनी चाहिए और हुकूमत को भी ये प्रोग्राम्स इनिशिएट करने चाहिए। All right, we take a break. ऑल राइट जी, तो जिस तरह से छुट्टियां ख़त्म हुई हैं एक तरह से, तो अभी जो है वो मुख्तलिफ मामलात पे अब बात भी होना शुरू हो गई है। तो कुछ एक ऐसी खबर आपके पास भी है? हाँ जी बिल्कुल, ऐसी खबर ये है कि मुनहरिफ अराकीन केस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन में होने जा रही है। मुनहरिफ रुकन नूर आलम खान ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया है। जाहिद मशवानी मजीद बताएंगे। जी भैया। मुनारिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत इलेक्शन कमीशन में हुई, और इस हवाले से ये चैलेंज किया गया था नूर आलम जो मुनहरिफ रुकन थे उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार। आज उनको नोटिस जारी किए गए थे, उनसे जवाब तलब किया गया था। आज जब वो पेश हुए तो आज PTI के वकील ने कहा कि वो जो जवाब जमा किया गया है मुनहरिफ अरकान की तरफ से उसको पढ़कर अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे। इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमारा ख्याल ये था कि मुनहरिफ अरकान मोहलत मांगेंगे, लेकिन PTI की तरफ से मोहलत मांगी गई है, जिस पर कल तक ये समाअत तो मुलतवी कर दी गई। लेकिन आज मुनहरिफ अरकान फ़ारूक अल्ताफ़ आसिम नसीर ने भी जवाब जमा करा दिया। कल दोनों फरीकैन के दलाइल का आगाज़ होगा, और उसके बाद इसके हवाले से इलेक्शन कमीशन जो मुस्तकबिल का फैसला है वो सामने आ सकेगा। ठीक है, शुक्रिया आपका जाहिद। चलें जी, तो ये इलेक्शन कमीशन ने नूर आलम खान नाहली रेफरेंस के दायरा इख्तियार पर फैसला महफूज कर लिया है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 20 मुनहरिफ अरकान असम्बली से इससे मुतालिक जवाब तलब किया गया है। आज इस मामले पर समाअत भी इलेक्शन कमीशन में होने जा रही है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो नूर आलम खान साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार भी चैलेंज किया, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं है तो फिर किसका होगा, क्योंकि जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले को देखता है। लेकिन आपको ये खबर दें कि इलेक्शन कमीशन में जो समाअत हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है। नूर आलम खान के वकील ने जवाब जमा करा दिया है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से जो रिमार्क सामने आए वो ये कि क्या आप आज दलाइल देंगे? जी मैं दलाइल दूंगा, वकील नूर आलम खान की जानिब से ये कहा गया। वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी ने जवाब पढ़ने की मोहलत मांग ली है। इस्तदा है कि सबके जवाब पढ़ लूँ फिर दलाइल शुरू करेंगे, वकील की जानिब से ये कहा गया। जबकि इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। अच्छा जी, अब दुनिया भर में हम ये देख रहे हैं कि जो रीडिंग का शौक है वो कम होता जा रहा है। लेकिन ये है कि अच्छा, दुनिया भर में नहीं, जर्मनी में सबसे ज़्यादा लोग पढ़ते हैं, हर वक्त ही पढ़ते रहते हैं, मतलब बसेस में जाएं, इधर उधर जाएं, उनका शौक ख़त्म नहीं होता। हमारे यहाँ जो है वो चीज़ों के लोग बहुत सहल पसंद हो गए हैं। वो चाहते हैं कि जी उनको हाथ में इसी तरह के गैजेट लेके बैठे हों, फ़ोन यूँ उठाएं, यूँ रख के बस यूँ पढ़ते रहे किसी भी हद तक। कुरान पाक की तिलावत भी रमज़ान के दौरान हम देख रहे होते यूँ ही पढ़ रहे होते थे। अच्छा, उससे ये होता है कि आपकी आंखों पर मनफी असरात मुरतब होते हैं, और जो हाँ जिसका हमने तस्करा भी किया, और एक किताब के साथ जो आपकी उनसियत होती है, यानी कि आप सामने लैपटॉप पे जो चीज़ है, लेकिन प्रिंट से जो पढ़ने का मज़ा है वो किसी और में कहाँ। तो इसी तरीके से किताब बीनी के लिए मुख्तलिफ इंसेंटिव्स होने चाहिए, तरीक़ेकार होने चाहिए। सखर में ऐसा ही कुछ किया गया, बिल्कुल ऐसे ही है, और स्कर्दू में ये हुआ है। और अच्छा, स्कर्दू में माजरत करेक्ट कर दिया मैंने। अच्छा, मैं कुछ ज़्यादा ही पढ़ना शुरू हो गया और ओवरली एक्साइटेड हो गया हूँ। अच्छा, उसमें ये है कि वैसे नित नए आइडियाज़ भी अब सामने आ रहे हैं। स्कर्दू में अब एक ऐसी लाइब्रेरी कायम की गई है जो खुद आपके पास चल कर आएगी। अच्छा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे चल के आएगी, ये फुटेज में भी आप देख सकते हैं। रिक्शे की शक्ल में ये सजी धजी लाइब्रेरी है, इसको मोबाइल लाइब्रेरी का नाम दिया गया है, यानी हरकत कर सकती है, जहाँ से आप अपनी मनपसंद किताबों का मुताला कर सकते हैं। ये लाइब्रेरी सुबह 8 से शाम तक शेड्यूल के मुताबिक रोज़ाना आपको मुख्तलिफ मकामात पर नजर आएगी, और स्कर्दू इंतजामिया की जानिब से इस तरह की 4 मोबाइल लाइब्रेरीज कायम की गई हैं। ज़बरदस्त, ये बड़ी अच्छी बात है कि लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। आई रिमेंबर कराची में भी ऐसा ही कुछ किया गया था। मूविंग लाइब्रेरी तो नहीं थी, लेकिन एक लाइब्रेरी कायम की गई थी, स्ट्रीट लाइब्रेरी, लेकिन वो अभी कमोबेश ही ऐसा होता है कि वहाँ से कोई किताबें निकाल के पढ़े। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्कर्दू से असिस्टेंट कमिश्नर वकास जौहर साहब। बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये जो क़याम का मकसद जो है, आइडिया कैसे आया इसका, कैसे आपने सोचा कि ये करना चाहिए? हमारे एरियाज़ में लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल नहीं है,
तो क्योंकि हम हर जगह में लाइब्रेरी बनाना हमारे लिए रिसोर्सेज के भी कंस्ट्रेंट्स थे, तो हमने एक इस नीड को मद्देनज़र रखते हुए एक मोबाइल लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हमने इंट्रोड्यूस कराया, जिसका मकसद ये है कि जो स्पेशली जो रिमोट एरियाज हैं, जो दूर दराज एरियाज हैं, जहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं है, जहाँ पे किताब की किताबों की अवेलेबिलिटी नहीं है, वहाँ के लिए हमने ये मोबाइल लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस कराया। और स्पेशली फ़ीमेल रीडर्स के लिए जो किताब पढ़ना चाहती थी लेकिन उनकी उस लेवल की आउटरीच नहीं थी, तो हमने सोचा क्यों ना एक मोबाइल लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस किया जाए। अच्छा वकास साहब, रिस्पांस कैसा मिल रहा है इस लाइब्रेरी पर? एटलीस्ट करदू के अंदर एक चेंज आया है कि लोग रीडिंग की तरफ कन्विंस हुए हैं, या कि लाइब्रेरीज होनी चाहिए, इस कॉन्सेप्ट की तरफ कन्विंस हुए। और मेरे पास डेली बेसिस पे ना कि सिर्फ करदू से बल्कि पेरिफेरीज की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे भी लोग आते हैं, आके रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी लाइब्रेरीज बनाई जाए। और कम्युनिटीज़ स्पेशली ये जो 3-4 हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं, इनके बाद कम्युनिटीज़ ने सेल्फ हेल्प के ज़रिए भी लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की हैं, और आम बंदा जो है वो भी बड़ा इससे खुश है, और स्पेशली स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़े खुश हैं। अच्छा, जो मुल्हिक हैं दूर से और दूर दराज के इलाके हैं, उनके लिए भी कोई ऐसा प्रोग्राम है आपके जहन में? जी बिल्कुल, इस हवाले से क्योंकि हमारी जो जुरिस्डिक्शन है वो तो हम करदू के अंदर ही कर सकते हैं, बट ये जैसे मैंने कहा कि आपको सीएम साहब के डायरेक्टिव्स हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डायरेक्टिव्स हैं कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में ये लाइब्रेरीज इस्टेब्लिश की जाए। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। चलें जी, असिस्टेंट कमिश्नर वकास जौहर साहब हमारे साथ मौजूद थे, और जो एक नया आइडिया है जो इन्होंने यहाँ पे इंडक्ट किया, बहुत अच्छा आइडिया है और इस पे काम होना भी चाहिए। मतलब बाकी जो शहर है उनको भी एटलीस्ट ऐसे इकदाम लेने चाहिए जिससे लोगों का जो रुझान है पढ़ने की तरफ वो बढ़े। बिल्कुल जी, ऐसा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ जो है वो रीडिंग से आपकी जहनी सलाहियत भी बढ़ती है और आपको पता भी चलता है कि जी आपने क्या करना है, क्या नहीं करना। आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होती है। कम्युनिकेशन तो ज़ाहिर है कि वो बातचीत से, लेकिन उससे हट के किसी भी मामले पे आप चीज़ों को, मैं ये समझता हूँ कि कुतुब बीनी से ही होता है कि आप याद ज़्यादा बेहतर तरीके से रख सकते हैं और फिर एक कनेक्ट कर सकते हैं बुक से। मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक किताब अगर मैंने एक दफ़ा पढ़ी है तो वो 2 या 3 दफ़ा भी दोबारा पढ़ ली तो उसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। और फिर आपको जो जिंदगी के तजुर्बात है उनसे सीखने का मौका मिलता है, जो दूसरे लोगों के जिंदगी के तजुर्बात होते हैं। अब जो है वो हम ये बात करने जा रहे हैं कि नीम हकीम खतरा जान, और नीम आपको तो रोजाना ऐसी चीज़ों से गुजरना पड़ता होगा, ऐसे तजुर्बात से। बिल्कुल जी, ऐसे तजुर्बात से गुजरना पड़ता है, हमें से हर किसी को गुजरना पड़ता है कि जाहिर है कि लाइफ में अनएक्सपीरियंस जो लोग हों, जो किसी शोबे में महारत ना रखते हों, अगर वो हो तो वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। हाँ। जैसे कि अगर आप कराची के इलाके सदर में गुजरने का मौका हो तो वहाँ जगह जगह आपको चीनी दंदात साजों के नाम पे कुछ मिलते हैं, लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो किस तरह का वहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं। गली मोहल्लों में जो डॉक्टर्स आपको एट टाइम्स अवेलेबल होते हैं वो पता चलता है कि वो उस तरह से उनकी काबिलियत नहीं होती। हाँ। इसी तरीके से जब इंसानी ज़िंदगी का मामला है तो ये वाक़या जो अब जिसका हम तज़किरा करने जा रहे हैं वो है जनाब लंदन में पेश आया। आप सोचें कि हम सोचते थे कि ये जो मसाइल हैं ये तरक्की पजीर ममालिक के हैं। हाँ। लेकिन थोड़ी सी खुशी हुई है जान के कि वहाँ पर भी इस नौइयत के वाक़यात होते हैं, लेकिन खुशी नहीं हुई, बल्कि आप ये देखें कि इट कुड हैव बीन अ सिवियर रिस्क। लंदन से फ़्लाइट जा रही थी कहाँ? अब आपको बताते हैं जनाब, बरतानिया में कुछ ऐसी सूरत हाल हुई कि लंदन से अमेरिका एक परवाज़ जा रही थी जिसमें तकरीबन 300 मुसाफिर सवार थे, और परवाज़ के 40 मिनट बाद वापस उसको बुला लिया गया। क्यों? अच्छा। क्योंकि एक गैर तरबियत याफ्ता पायलट जहाज़ उड़ा ले जाए तो फिर यही सूरत हाल होती है। मुआविन पायलट ने ये एतराफ़ किया कि उसने अब तक अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं की। और आप ये देखें, अच्छा ये जो रूट मैप है ना, ये भी बताया जा रहा है कि ये किस तरह से गया जहाज़। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी घूम के वापस आ जाओ। अब इसके ऊपर आई एम श्योर कि बड़ी सीरियस किस्म की इंक्वायरी हो रही होगी कि ये गया कैसे। अब इसके ऊपर जो एयरलाइन है, बाद ही ख्याल है एयरलाइन है तो उसको काफ़ी जो है वो तकरीबन, इसमें आप देख रहे हैं कि तकरीबन 700-800 किलोमीटर, 700 किलोमीटर का कम से कम फासला तय कर चुका होगा, और ऐसे में उसको वापस बुलाया गया। तो एयरलाइन के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी कि भाई ये कैसे किया, फ़ाइन भी किया जाएगा। और पायलट जो है वो ओरिजिनली जो कैप्टन था वो क्यों नहीं था, क्योंकि 2 लोग होते हैं, एक पायलट एंड द फर्स्ट ऑफिसर, दे आर सपोज्ड टू बी देयर इन एवरी फ्लाइट। पायलट जो था फिर वो गैर तरबियत याफ्ता था, और ये बता रहे हैं कि 3 घंटे इंतजार के बाद ये तरबियत याफ्ता पायलट के हमरा पे परवाज़ को रवाना किया गया। तो ये बस अजीब सी ये सिचुएशन थी। अच्छा जी, एक और चीज़ का जिक्र हम करने जा रहे हैं कि हमने सिंध में सदियों पुरानी रवायत यानी दूल्हे को शादी के मौके पर नोटों के हार गले में पहनाना, सब जगह की रवायत है, आज भी पंजाब में भी होती है, हर जगह होती है, लेकिन पहले अब तो ट्रेंड्स बदल गए ना शादी के। अब तो
अब भी होते हैं लेकिन भाई। ये कि गांव देहातों में ये ट्रेंड्स अभी नहीं भी नहीं फॉलो होते किए जा रहे हैं हैं। भाई, हेलीकॉप्टर से नोट भी बरसाए जाते हैं। नोटों की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम एक ज़रूरत है, हर जगह इस्तेमाल होते हैं, मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं, मतलब तो वो बड़ा इट मैटर्स, इट मैटर्स। चलें जी, सक्खर से हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शहर की रिपोर्ट देखते हैं। लो जी। सिंध की सदियों पुरानी रवायत आज भी कायम है। शादी में दूल्हे को नोटों के हार पहनाए बगैर शादी की खुशी मुकम्मल तस्वर नहीं होती। शहरों में नोटों के हारों की दुकानें खूबसूरत हारों से आज भी सजी हुई नजर आती हैं, जहां पर बड़ी मेहनत और बारीक बीनी से छोटे बड़े नोट और झालर लगाकर कारीगर हार बनाते हैं। तकरीबन 90s की शॉप है हमारे बाबा की, जो है ना, नोट परचेज करने पड़ते हैं, फिर हाथ की मेहनत है, जो बनाएंगे वही बिकेगा, वो मतलब हाथ के ऊपर ही हमारा डिपेंड करता है। ये सक्खर हमारा मशहूर है, माशाल्लाह से अच्छे हार बनाते हैं। मौजूदा दौरे महंगाई इस खुशी के अहम जरूरत पर असरअंदाज हो रहा है, मगर फिर भी ये रस्म मान नहीं पड़ी। यही वजह है कि शादी ब्याह में दूल्हे के दोस्त अहबाब रिश्तेदार आज भी नोटों के हार खरीदना लाजम समझते हैं। ये हार लेते हैं, हमारे दोस्त की शादी है, मिट माट अजीज करीब आते हैं, लेकिन नोट पैसे तो वो देते हैं, लेकिन ये उसकी सिंध की सकाफत है, ये लाजमी हम पहनाते हैं, इससे वो दूल्हा बहुत खूबसूरत लगता है। रंग बिरंगी दिल को छू लेने वाले हार 500 से लेकर 1 लाख तक होते हैं, जिन पर चिस्पा रकम के अलावा मेहनत और सामान की अदायगी अलहदा होती है। सिंध में शादी हो और दूल्हा को नोटों का हार न पहनाया जाए, ये हो नहीं सकता। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ अली मोहम्मद शेर, ARY न्यूज़, सक्खर। सियासत से लेके हर जगह पे नोटों की बड़ी अहमियत हाय है। हाय, आप तो सियासत से निकल गए। शादियों में भी आप देख लें। अच्छा, मैं एक चीज़ सिर्फ नोट कर रहा था कि दुल्हा मुख्तलिफ लोगों से मिल रहा था। अब जो 50 वाला जो हार पहना रहा है उसके ऊपर मुस्कुराहट कुछ और है, और जिसने 10 वाला पहनाया उसको जिस तरीके से उसने कहा सही है, बस ठीक। हाँ, चलेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और एक खबर शामिल करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में बगैर प्रोटोकॉल के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। दौरान सफ़र वज़ीर आज़म का ये कहना था कि पिछली हुकूमत का आम आदमी से ताल्लुक़ ना होने के बराबर था। आम आदमी की ज़िंदगी, मुश्किलात, तकालीफ से उन्हें कोई सरोकार नहीं था। बदतरीन गफलत और करप्शन का नतीजा ये निकला कि बिजली के मंसूबे वाफर मिकदार में होने के बावजूद शदीद लोड शेडिंग जारी थी। तो जो आम आदमी से मुकम्मल तौर पर पिछली हुकूमत का जो ताल्लुक था वो ना होने के बराबर था, और आम आदमी की ज़िंदगी से, मुश्किलात से, उनकी तकालीफ से उनको कोई सरोकार नहीं था, कोई हमदर्दी नहीं थी। उसका नतीजा ये निकला कि बदतरीन गफलत और बदतरीन तसाहुल और करप्शन की बिना पर लोड शेडिंग जो है, बिजली के मंसूबे वाफर मकदार में होने के बावजूद शदीद लोड शेडिंग जारी थी। अच्छा, वैसे ऐसा लग रहा है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट लग ये रहा है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने वीडियो बनवाया उसके बाद वॉइस ओवर किया उस पर। क्योंकि इतना पक्की ऑडियो आ रही है उसके अंदर। लेकिन ये है कि अच्छा है जी कि दौरा करें, लेकिन रोशनी थोड़ी सी और होती तो हम तासुरात भी देखते हैं। मुझे ये बताएं कि लोड शेडिंग तो अब शुरू नहीं हुई? लोड शेडिंग तो आजकल नहीं ज़्यादा हो रही। असल में एक इसके अंदर थोड़ा सा लेट मी करेक्ट होता ये है कि जब भी कोई डेफिसिट होता है ना, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके असरात, मिसाल के तौर पर आपने फ्यूल नहीं खरीदा टाइम पे, लेट से कि जैसे कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो फ्यूल के जब रिजर्व्स खत्म होंगे तो उसके बाद, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में भी टाइम लगता है, इट्स नॉट एन ईजी टास्क, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसके नताइज आना शुरू होते हैं। लेकिन एक चीज़ गलत है भाई, आप आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती थी ना, जब आए थे और जो मुश्किलात का सामना था, वो ये कह रहे थे कि हम किस तरह से, जो अगर चलें ठीक है, अगर हमने 100 दिन का कह दिया था कि इसमें ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन वो कहते थे कि छोड़ के ये मुल्क का हाल कर इस तरह करके गए कि काबू पाने में मुश्किलात पे उन्होंने खुद कहा था कि हम तीसरे दिन ये कर देंगे, 9वें दिन ये कर देंगे। वो तो हर हुकूमत लेकिन उन्होंने एक आज़ादी का ख्वाब दिखाया था ना, दैट वाज समथिंग डिफरेंट, तो लोग इसलिए ज़्यादा रिलेट करते थे उनसे। लेकिन आगे भी मौका मिलेगा जी। सियासत में पहले 2 पार्टियों की हुक्मरानी थी, अब तीसरी पार्टी भी आ गई है, तो ये चलता रहेगा, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा जी, अफगानिस्तान का तज़किरा कर लेते हैं कि यहाँ पर तो हम कराची वाले परेशान हैं कि भाई बारिश नहीं हो रही, बहुत ही मसले मसाइल हैं। अफगानिस्तान में तो तबाही फेर दी है बारिश ने जी। बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी है और मुख्तलिफ हादसात में 20 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और 30 से ज़ायद जख्मी हुए हैं। 100 घरों को नुकसान पहुंचा।
सैकड़ों मवेशी भी हलाक हुए हैं, जबकि बारिशों के बाद 10 सूबों में सैलाब आया, जिसमें बकलान, परवान और बाद गैस शदीद मुतासर हुए हैं। पाकिस्तान का सैलाब से मुतासर अफगान अवाम के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अफगान सैलाब मुतासरीन को फौरी इमदाद की फराहमी की हिदायत। आलमी बरादरी से नुकसानात से निपटने के लिए आगे आने की अपील कर दी है। पहले ही एक इंसानी अलमिये से गुजरा है अफगानिस्तान, जो सिचुएशन हमने देखी वहाँ से इनखला किया जब अमेरिका ने, उसके बाद अब ये सैलाब और इससे भी मजीद तबाही का सामना है। बहुत बड़ा चैलेंज मतलब ये निपटने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है अफगानिस्तान को, नो डाउट। तामीर नौ के चैलेंजेस का सामना है हुकूमत की एंड ऑल दैट, सारी चीज़ें। अच्छा जी, अब ज़रा हम आपको बताने जा रहे हैं, खबर शामिल कर रहे हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या बात है, जवाब दुरुस्त। ये कब आपका हुआ? ठीक है, नहीं आप अब जो है वो हुआ ये है, वापस कर दें। आई डू है। तो उसमें ये है कि माउंट एवरेस्ट पे जनाब एक वेदर स्टेशन कायम किया गया है। मेरी स्टोरी गुम गई। अच्छा, उसके ऊपर तो अब हकीकत बतानी है ना, गलत बयानी क्यों करें? चले जी। तो चीन ने जनाब माउंट एवरेस्ट पर वेदर स्टेशन कायम किया और बताया गया है कि भाई ये मौसमियाती तब्दीलियों यानी कि ये जो चेंजेस हैं, क्लाइमेट चेंजेस और इंतहाई ऊंचाई पर ग्रीन हाउस गैसेस के इर्तिकाज़ के तगय्युरात का मुतालिया करेगा। तो ये एक कायम किया गया और पहली बार जो है इस वेदर स्टेशन के जरिए 8008 फीट की चोटी पर बर्फ़ की मोटाई की पैमाइश करने का तजुर्बा भी किया जाएगा। अच्छा, ये ऑटोमेटिक है ये वेदर स्टेशन, और इसको नस्ब करने के बाद चीन की जो टीम है उन्होंने जश्न भी मनाया। इट्स एन अचीवमेंट बेसिकली कि आप ये देखें कि दुनिया की बुलंद तरीन चोटी पर ये देखना। और वजह यह है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो ये रहा है कि ग्लेशियर पिघलने का एक टाइम है। देखें, एक तलब और रसद होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई। तो पानी के साथ भी ऐसे है कि बर्फ़ आहिस्ता आहिस्ता पिघलती है, फिर वो दरियाओं में जाती है, फिर उसके बाद होता है। लेकिन अगर यही बर्फ़ तेज़ी से पिघलना शुरू हो जाए तो उसके नुकसानात ये हैं कि पानी बहुत जल्द रिसोर्सेज आपके ख़त्म हो जाएंगे, डिप्लीट हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वो फिर आगे का फिर क्या होगा। और साथ ही समुद्रों की और जो पानी ऑलरेडी है दरियाओं की, उनके लेवल्स भी बुलंद होंगे, तो वो सैलाब का भी ख़तरा होगा। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दैट। चलें, एक और ख़बर अब खेल से जुड़ी हम शामिल करने जा रहे हैं, वो ये, क्योंकि फ़ुटबॉल के हमने देखा कि पहले तो क्रिकेट का दौर था, पाकिस्तान में क्रिकेट के फैंस बहुत सारे थे, लेकिन अब जो है वो फ़ुटबॉल भी पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल होना शुरू हो गया। बड़े फैंस हैं पाकिस्तान के फुटबॉल के, बाकायदा देखे जाते हैं। बिल्कुल, कोई मेसी को, कोई रोनाल्डो को, सब, कोई नेमार को, कोई किसका फैन है, हाँ, सबको फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जुड़ी एक खबर ये है कि रियल मैड्रिड की टीम यूएफा चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल के दूसरे मरहले में रियल मैड्रिड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मैनचेस्टर सिटी को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी है। रियल की जानिब से रॉड्रिगो ने मैच के आखिरी 2 मिनट में 2 गोल किए, जबकि इजाफी वक्त में करीम बेंजेमा ने पेनल्टी पर गोल करके रियल को 17वीं बार चैंपियंस लीग के फाइनल में पहुंचा दिया। फाइनल में रियल का मुकाबला इंग्लिश क्लब लिवरपूल से होगा। अच्छा, एक चीज़ ये है कि आप ये देखें कि दुनिया फुटबॉल में एक तो फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, दूसरा पैसा बहुत ज़्यादा है। आप ये देख लें कि तो नंबर 1 प्लेयर्स हैं, दे आर वन ऑफ द हाईएस्ट अर्निंग एथलीट्स, मतलब 2 ऑफ द एटलीस्ट। एक तो ये है कि वो मेसी और दूसरा रोनाल्डो। दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं और उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। एक जो नाम है डियागो मैराडोना का, जो कि अर्जेंटीनियन थे। जस्ट इमेजिन, अभी कुछ अर्से पहले उनकी हमने ये भी बताया था कि ही डाइड, ही पास्ड अवे, तो उसके अंदर भी बड़ा लोगों को रंज हुआ था इस चीज़ का कि वो दुनिया से चले गए। अब सीन ये है कि उनकी एक शर्ट जो है उसको नीलामी के लिए पेश किया गया है, और बल्कि नीलाम हो भी गई है। और आप ये देखें कि हमारा तो कोई पूछता भी नहीं है, लेकिन ये हैंड ऑफ गॉड वाली जो शर्ट है, ये आप देखें कि ये जो गोल किया गया था, ये तारीखी गोल था, और इसके अंदर वजह उसकी ये थी 1986 के वर्ल्ड कप में। और इसको हैंड ऑफ गॉड इसलिए कहा गया था कि जब उछल के किक मारने जा रहे थे तो उस वक्त उनका हाथ भी उससे टच हुआ था, और किसी रेफरी ने इसको नोटिस भी नहीं किया था, तो इसको हैंड ऑफ गॉड कहा गया था। और इसके अंदर जनाब ये है कि इंग्लैंड के खिलाफ ये पहनी थी उन्होंने शर्ट, और 2 यादगार गोल स्कोर किए थे इस शर्ट के साथ। तो वो 9.3 मिलियन डॉलर में नीलाम हो गई है। जस्ट डू द मैथ। इसमें कितने सिफर आते होंगे? बहुत सारे आते होंगे, लेकिन 9.3 मिलियन डॉलर को आप पाकिस्तानी रुपये में कन्वर्ट करें तो मतलब दैट इज अ लॉट। अल्लाह, तो नाइस बाय द वे। अच्छा, इसमें करेक्ट कर लेते हैं, ये 8.93 मिलियन डॉलर ये बताया जा रहा है। हमारे पास जो लिखा हुआ है बेसिकली वो 9.3 मिलियन डॉलर। अच्छा, उस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे, वो ज़ाहिर है हमें क्या, हमारे पास कौन से आने, तो 1 मिलियन का आगे पीछे हो गया तो हाँ। चले जी, ये परेशानियां उनकी होती हैं जिनके पास हो। चले अब हम अपनी खबरों की बात करते हैं, पाकिस्तान की खबरों की बात करते हैं।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच पहुंच गए हैं। जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए उन्होंने दरख्वास्त दे दी है। केस की समाअत थोड़ी देर में जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान करेंगे। बाबर मलिक मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जी। आजिया साबिक वज़ीर दाखिला अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में तौहीन मजहब के मुकदमा में अबूरी जमानत के हसूल के लिए अपने वकील सरदार अब्दुल राज़िक के जरिए अदालत में पेश हो गए हैं। उन्होंने जो है अदालत में अबूरी जमानत की अदालत आलिया में अबूरी जमानत की दरख्वास्त दायर की। वाज़ेह रहे कि आज साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद जो है वो मियाँ वाली जलसे में शिरकत के लिए भी रवाना होंगे और यही वजह है कि उन्होंने फौरी तौर पर अपनी पूरी जमानत के लिए अदालत आलिया से रुजू किया। कुछ देर के बाद जो है इनकी जो दरख्वास्त दायर की गई है, सरदार अब्दुल राज़िक जो है वो पेश हुए हैं और ये समाअत कुछ देर के बाद शुरू होना है। जी ठीक है जी बाबर मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और शेख रशीद के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में 9 मुकदमात दर्ज हैं और जो वाक़या सऊदी अरब में पेश आया था उससे रिलेटेड ये मुकदमात हैं। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। ऑलराइट जी। अच्छा जी, आज का जो दिन है वो मेरा बड़ा फेवरेट डे है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि लोगों की दुनिया में, लोगों की जिंदगी में ये दिन जो है वो एक आध दिन आता है, यानी कि नो डाइट डे। ठीक है, मेरा तो हर रोज ही आजकल यही चल रहा है, नो डाइट डे। ठीक है, तो उसके अंदर ये है कि आप जो मर्जी खाएं, चीज़ बर्गर खाएं, मतलब पिज्ज़ा खाएं, फ्राइज खाएं और क्या क्या खाएं, तली हुई चीजें खाएं, बारबेक्यू तो यार फिर भी ठीक हलवा होता है, पूरी मतलब खाएं या सिरी पाए खाएं। अभी नाश्ते का टाइम है ना, तो अभी या शीरमाल खाएं। आप मंगवाएं और हम क्यों ना खाएं, चले खाते हैं, मंगवाएं अभी खाते हैं। आपका तो ये मंगवाने के सुन के वेट कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन नो डाइट इंटरनेशनल आज डे तो है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल जरूर रखिएगा क्योंकि पेट आपका अपना है और सेहत भी आपकी अपनी है। ये ना हो आप बीमार हो जाए बहुत ज्यादा खाने के चक्कर में। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात इसके अंदर लिखी गई है। इसका पैगाम यह है कि जो आप नो डाइट डे के मौके पर अपने तराजू को दूर करें, यानी कि वेइंग मशीन को, और आईने में मौजूद शख्स के साथ एक रिश्ता बनाएं। मतलब उसको देखें, अबे कौन है तू मोटे। मतलब आप इंसान कभी कभार अपने आप को भी शीशे में देख के इस तरह के कलमात से नवाजता है ना। और आज हल्के नीले रंग का कार्बन पहने और फखर के साथ रिबन, कार्बन ना पहने, रिबन पहने। अच्छा, रिबन पहने। अच्छा, हमने रिबन की बजाय हमने पूरा ड्रेस कोड वो रख लिया ब्लू कलर। आपकी बयान पे मेरे जहन में आया कार्बन पेपर। ठीक है जी, तो इसी के साथ ही जी बड़ा अच्छा है जी, कुछ लोग अभी ऑलरेडी शीशे के सामने खड़े हो गए और अपने शीशे के सामने मौजूद शख्स से रिश्ते बना रहे हैं। तो आप भी ये कोशिश कीजिएगा, हाँ, लेकिन अपने रिस्क पे। चले तो जी, वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का। हाँ। और जिंदगी रही तो ये आपकी खिदमत पे जरूर हाजिर इंशाल्लाह होंगे। जी। मदिया नकवी साहिबा, अब जो है वो फाइनली वक्त आ गया है कि दोबारा से उनको हम वापस बुला लें, तो इंशाल्लाह वो हमें ज्वाइन करेंगी मंडे से। थैंक यू सो मच फॉर योर खिदमत आमना खटाना। अल्लाह हाफिज़।